तो बच्चों आज से हम चालू कर रहे हैं अपने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट पेपर नंबर 17 का मैराथन। और इसमें हम लोगों को पूरा सिलेबस बहुत बड़ा है, तो एक लेक्चर में तो नहीं होगा, बहुत सारे लेक्चर्स लगेंगे छोटे छोटे। तो लेकिन हम कवर अप इतना करा देंगे कि आप आराम से एग्जाम से पहले जल्दी से शॉर्ट में अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं। और इस लेक्चर को देखने के बाद भी आप अपना पेपर देने जा सकते हैं इजीली, यानी आपको अपने लेवल पे कुछ नहीं करना है सिवाय लेक्चर देखने के। ठीक है, इतना सा काम आपको करना है। पहले एक बार सिलेबस का ब्रीफ ले लेते हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट में कुल मिला के 4 पोर्शंस हैं। एज यू कैन सी, सेक्शन ए है जो कि कॉस्ट ऑडिट ही है, जो कि बेसिकली एक्चुअल कॉस्ट ऑडिट है, जिसका वेटेज 50 मार्क्स का है। एज यू कैन सी यहाँ पे दिख रहा है आपको 50 नंबर का वेटेज है पूरे कॉस्ट ऑडिट का, जिसमें अलग अलग सेग्रीगेट करा हुआ है, यानी 1 से लेकर 8 तक टोटल हमारी 8 यूनिट्स है। हर किसी का वेटेज अलग अलग है। सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो 3 चीजों का है, जिसमें है कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड रूल्स। अनडाउटेडली इसके ऊपर से हमेशा क्वेश्चन आता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉस्ट ऑडिटर। और उसके बाद आता है ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट। देन उसके बाद में ओवरव्यू, जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो साथ में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी है, यानी पूरा बंच है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, ये एक सिंगल बंच है। और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है हमेशा से। कौन सा क्वेश्चन आता है? इस पर हमेशा आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिल ही जाएगा। ज्यादातर टाइम पर, बहुत कम ऐसा हुआ है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आया हो, तो किसी ना किसी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेगा। थ्योरेटिकल भी आता है, ऐसा नहीं है कि थ्योरी क्वेश्चन नहीं आता, थ्योरी क्वेश्चन भी आता है, पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, अब तो इसका वेटेज तो सबसे ज्यादा है ही, इसमें कोई बात ही नहीं है। उसके बाद में कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम, कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, प्रिपरेशन ऑफ फाइलिंग ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। इसके ऊपर अगर हम ट्रेंड देखेंगे तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। अगर हम पास्ट ट्रेंड देखते हैं तो आप कहेंगे सर वेटेज तो है 5-5। देखो ये जो वेटेज होता है ये टेंटेटिव वेटेज होता है, यानी कॉस्ट ऑडिट का वेटेज 50 नंबर का है, हाँ, यानी पेपर में 50 नंबर के क्वेश्चंस कॉस्ट ऑडिट में से आएंगे। बट विद इन दैट 50 मार्क्स, इन सब में से 5, 10, 10, 10, 5 का क्वेश्चन आए, कहने का मतलब आपको 8 क्वेश्चंस मिले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये टेंटेटिव वेटेज होता है कि इतना इतना वेटेज है, बट दैट इट्स नॉट गारंटी। लाइक हो सकता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे 10 की जगह 20 नंबर के क्वेश्चन आ जाए, राइट। हाँ, आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। इस तरह का कोई फंडा ICMAI ने नहीं निकाला कि भैया हमने लिख दिया अगर आपको कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम में से 5 नंबर का 5% का वेटेज है तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं होता, राइट। तो नीचे जो 3 टॉपिक आप देख रहे हैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। और अगर मैं यहां चलूं इन तीनों पे, कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स, यहाँ पे इनमें भी आपको कुछ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिलते हैं, यानी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको यहां मिलेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, थ्योरी क्वेश्चंस तो आएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। बट एक अच्छी बात मालूम है क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो ये वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन का एक तरीका अलग है। यानी अगर आप इन वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को देखते हैं तो ये कंप्लीटली बेस्ड ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ओनली, बट दिस इज बेस्ड ऑन कॉस्टिंग। ओके, आपने जो अपना कॉस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ा उस पे ये बेसिकली SCM जो हमारा होता है उसके ऊपर बेस्ड है, इंटर की या फाइनल दोनों की मिलाकर कॉस्टिंग पे। तो इसके लिए अलग से आपको यहां कुछ नहीं करना होगा, फिर भी हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग आपको जब मैराथन करा रहे हैं तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं कराएंगे, हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराएंगे कि कौन कौन से आते हैं। घबराओ मत, बहुत ज्यादा कुछ माथापच्ची नहीं है। अब जब 2022 का सिलेबस चेंज हुआ तो उसके बाद ना जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं इस शुरू वाले पोर्शन के ऊपर, पहले 3 वाले पोर्शन में से, कॉस्ट ऑडिटर में तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन की कोई बात ही नहीं है। उसमें अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 3 ही तरह के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। मतलब उन्होंने जो नया सिलेबस 2022 आया था उसमें जो पहले तो पुराना वाला सिलेबस देखोगे ना तो बहुत सारे तरह के कॉस्टिंग के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे के। फॉर एग्जांपल पहले तो मार्जिनल कॉस्टिंग का भी आ रहा है, ये अब तो सिर्फ 3 ही तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मैं मोटा मोटी अगर बात करूं तो या तो आएगा रिकंसिलेशन, विच इज फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड कॉस्टिंग प्रॉफिट का रिकंसिलेशन, या तो क्वेश्चन आएगा कॉस्टिंग प्रॉफिट निकालने का कि ये पर्टिकुलर कॉस्ट शीट है और फिगर्स है सेल्स वगैरह के, तो आपको कॉस्टिंग प्रॉफिट निकालना है, और या फिर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। अगर आप पास्ट क्वेश्चंस को देखेंगे
2021 के बाद, 2022 के बाद एक्चुअली, दिसंबर 2022 एंड ऑनवर्ड्स, तो आप देखेंगे कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इस वाले पार्ट में से, पहले वाले पार्ट में से, वो सिर्फ इन तीन ही चीजों पर आ रहे हैं, या तो प्रॉफिट रिकंसिलिएशन के ऊपर है, या तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के ऊपर है, या तो फिर किसके ऊपर है, या फिर वो है प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग, दैट्स इट। तो बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, स्कैनर नहीं देखना है। पुराना स्कैनर देखोगे इसके क्वेश्चंस के लिए तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। अभी क्या हो रहा है ना, अभी जो बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं, पिछले 2-3 अटेम्प्ट से ये लगातार हमारे पास क्वेरी आ रही है। जब भी हम मैराथन डालते हैं क्वेरी आती है। क्या क्वेरी आती है हमारे पास में? क्वेरी आती है कि सर पास में एग्जाम्स में तो कॉस्टिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस आए कॉस्ट ऑडिट में, क्या वो भी हमारे लिए रेलेवेंट है क्या? सर आपने तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराए ही नहीं, सर आपने तो हमें अलग अलग तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पढ़ाए। हम नहीं, कोई नहीं करा रहा क्योंकि है ही नहीं। तो बिल्कुल भी यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट दैट कि हम लोग सर पुराने सारे क्वेश्चंस करें, क्या नहीं करना है। स्कैनर नहीं करना है कॉस्टिंग के क्वेश्चंस के लिए। घबराए नहीं, मैं आपको स्कैनर में ले जाके भी दिखाऊंगा। तो जिस तरह के क्वेश्चन हम आपको कराएं बस वही करके जाना। हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए हम बिल्कुल सेम ओपिनियन पे हैं। बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, आ रहे हैं पास में, तो उसमें हमारे लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वो आपको देखना पड़ेगा, वो हम आपको बताएंगे। बाकी नीचे के 3 पार्ट में अगर आप देखेंगे तो ऐसा कोई क्वेश्चंस जनरली नहीं आते, रिपीटेटिव भी नहीं है और बहुत ज्यादा भी नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चंस है अब तक कुल मिलाकर। उसके बाद हमारा 25% का एक वेटेज वाला सेक्शन आता है जो कि है मैनेजमेंट ऑडिट का, जिसमें बेसिकली 2 पार्ट है। 2 पार्ट कौन से हैं? एक तो मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में और एक इंफॉर्मेशन सिस्टम और कॉर्पोरेट इमेज के बारे में। यानी अगर हम इसमें जाते हैं तो ये प्योरली मैनेजमेंट ऑडिट है विद इट्स वेरियस सब पार्ट्स, यानी छोटे छोटे तरह की बहुत सारी ऑडिट्स हैं जो इसके अंदर शामिल हैं और ये ब्रांड वैल्यू या कॉर्पोरेट इमेज के बारे में है। अच्छा, अब मैं यहां पे भी आपको एक बात कहता हूं बेटा, आप अगर पास में जाते हैं, मैंने जैसा कहा सिलेबस 2022 में बहुत ज्यादा चेंज हो गया, बहुत ज्यादा सिलेबस में चेंज आया, तो पास्ट के क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे ना तो यू मे फाइंड मैनी ऑफ द क्वेश्चंस इररिलेवेंट in context to the syllabus of 2020-22। अब वो इसलिए यहां पर आकर भी अगेन स्कैनर मैं बोलता हूं बेकार हो जाता है, क्योंकि अगर आपने पास के मैनेजमेंट ऑडिट के पास के क्वेश्चंस को देखेंगे, उनके जब आंसर आप देखते हैं स्कैनर में और जब आप अपना मॉड्यूल खोल के उसी क्वेश्चन का आंसर देखेंगे उस टॉपिक का, तो आपको आंसर बिल्कुल मिसमैच मिलेगा। यानी बिल्कुल ही उन्होंने कंटेंट चेंज कर रखा है। बहुत सारे टॉपिक में मैनेजमेंट ऑडिट, दोबारा सुनो, मैनेजमेंट ऑडिट के क्वेश्चंस हो सकता है आपको मिल जाए कि जो क्वेश्चन पहले था और अभी भी है, राइट, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस क्वेश्चन का आंसर ही बिल्कुल चेंज हो गया। स्कैनर में अलग आंसर है, अभी मॉड्यूल में अलग आंसर है। अपना जो स्टडी मटेरियल है ये ICMI वाला, इवन बहुत सारे क्वेश्चंस तो अब काम ही नहीं के हैं। इसलिए अगेन मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं कि स्कैनर नहीं करना, बहुत ज्यादा कॉस्ट ऑडिट में स्कैनर पे फोकस नहीं करना। हाँ, आपको फोकस करना है स्कैनर में तो आप किस पे कीजिए, ये पहले वाले पार्ट में सेक्शन है, उसमें भी जो कॉस्टिंग के पुराने क्वेश्चंस हैं उनको नहीं देखना, पुराने जो क्वेश्चंस है कॉस्टिंग के नहीं देखना, बाकी सब देखो, पर मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर क्वेश्चंस को नहीं देखे, टाइम खराब होगा। फिर उसके बाद 15 नंबर का आता है इंटरनल ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट। 2 सेक्शन इसके अंदर है, अगर आप देखेंगे तो इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट और दूसरा सेक्शन है ऑपरेशनल ऑडिट। इस तरीके से 2 इसके पार्ट हैं, ठीक है। ये 2 इसके पार्ट है, वन इज इंटरनल ऑडिट एंड सेकंड ऑपरेशनल ऑडिट, ठीक है। फिर नीचे एक और है ऑडिट ऑफ डिफरेंट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ये इन्होंने जबरदस्ती दे दिया, कोई जरूरत नहीं थी। इंटर में हम लोग पढ़कर आए थे, वैसा ही है, सेम इंटर वाला ही है लगभग, सेम एज मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, पढ़ेंगे तो हम सही इसको, ऐसा नहीं कि पढ़ेंगे नहीं, सेम एज इंटर। और लास्ट हमारा एक छोटा सा 10 नंबर के वेटेज का टॉपिक है, कौन सा वाला? फॉरेंसिक ऑडिट एंड मनी लॉन्ड्रिंग। हाँ, ये टॉपिक में से भी आपको एग्जाम के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं, तो बहुत सारे पुराने क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। इन नटशेल अगर मैं बात करूं तो अगर आप पास्ट के क्वेश्चंस पे जाते हैं,
तो पास के क्वेश्चन के हिसाब से तो आपके लिए सिर्फ सेक्शन ए ही रेलेवेंट है, बाकी सेक्शन बी इरेलीवेंट है स्कैनर के हिसाब से या पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन के हिसाब से। सी वाले का में आप यूज कर सकते हैं, डी वाले में भी काम करना है, तो आप स्कैनर का यूज यहां करें। अभी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे, यानी कॉस्ट ऑडिट से स्टार्ट करेंगे। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना सब बताऊंगा। कोई अपने साथ में ये स्टडी मटेरियल रखें, मेरी बात भरोसा करें, स्टडी मटेरियल के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। देखो एक चीज मैं आपको समझाता हूं, आजकल क्या ना ट्रेंड चल गया नया, हर टीचर अपने नोट्स दे रहा है, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, जबकि ये बात कोई भी नहीं जानता या समझता या जानना नहीं चाहता कि एग्जाम में जो एग्जामिनर के पास पेपर आता है, उस पेपर की जो आंसर शीट आती है वो इस मॉड्यूल से बनी होती है, वो मेरे या किसी भी टीचर के नोट्स के नहीं बनी। अभी बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने अपने अपने नोट्स बना रखे हैं समरी फॉर्म में, बहुत सुंदर सुंदर नोट्स है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, इजी नोट्स है। बट एक चीज आप समझो, थ्योरेटिकल पेपर की या प्योर थ्योरी पेपर की एक प्रॉब्लम होती है, उसका एक अपना एक डिसएडवांटेज है, आप जितना भी पढ़ेंगे उसका सिर्फ 50% ही आपको याद रहेगा, लाइक 60% किसी के केस में शायद हो सकता है। हाँ, मैं उन बच्चों की बात नहीं करता हूँ जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रट्टू तोते जैसे होते हैं, मेरे जैसे ऑर्डिनरी बच्चे, तो आप जितना पढ़ेंगे उसका 50 to 60% याद रहेगा, ऑन द हायर साइड 70%, और जितना आपको याद रहेगा उसका भी 70% ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस इज व्हाट अ ट्रेंड, ओके, सबके साथ ऐसा ही होता है, आपके साथ भी हुआ होगा अब तक। तो यदि मुझे 100 का 70% ही याद रहा और 70 का भी मैं 70% ही लिख पाऊंगा, यानी 49%, मतलब जितना मैं पढ़ूंगा उसका सिर्फ 50% ही मैं लिख कर आ पा रहा हूं। तो सोचो अगर आप पढ़ोगे ही 50% तो नंबर कहां से आएंगे? एंड दैट इज व्हाई द स्टूडेंट्स आर नॉट सिक्योरिंग गुड मार्क्स। आप हमारे टेस्टिमोनियल्स देखिए पीछे के, आपको पता चलेगा, हमने कई वीडियोस में अपने टेस्टिमोनियल्स डाले हैं, बहुत सारी वीडियोस में अपने रिजल्ट को भी बताया है। स्टूडेंट्स आर गेटिंग अप टू 75 to 80 मार्क्स इन कॉस्ट ऑडिट। नो, दिस इज नॉट समथिंग लाइक एन एप्रिसिएशन, इट इज समथिंग विच इज अ स्ट्रेटेजी. You need to focus on the strategy. When you see the result of other students, you can see that they are getting 35 marks, 40 marks and not clearing the exam. Who cleared the exam? They are also not securing very good marks. They are securing 42, 43, 45, 50 and 55 max to max. Right? They could have good result in other subjects, but they in the theoretical paper they don't secure. Why? Because they read only those notes. Undoubtedly, they are simplified. They seems to be very easy, कंफर्टेबल एज वेल एज इजी टू लर्न, बट उतना पढ़ के आप उतना भी नहीं लिख सकते, इसलिए आपको नंबर नहीं मिलते। तो मॉड्यूल के अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है। प्लीज 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 फोकस कंप्लीटली ऑन द मॉड्यूल, राइट? हाँ, इतना आप कर सकते हैं मॉड्यूल में से जो इररिलेवेंट कंटेंट है वो हटाते चले, ठीक है? तो ये ध्यान में रखिएगा। मूविंग अहेड टू द सेक्शन ए, कॉस्ट ऑडिट इन डिटेल, राइट? ना मैराथन के हिसाब से इन डिटेल, राइट? मैराथन के हिसाब से। चलिए, तो अब आगे हमारा बेसिक्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट, यहां से स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट में सबसे पहली जो हमारी यूनिट है बेसिक्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट के बारे में है, क्या क्या चीजें काम की है, क्या क्या नहीं है। देखो बहुत सारा कचरा है बेटा, बहुत सारा कचरा है, इतना कुछ नहीं पढ़ना है आपको, बहुत आसान सा है। देखो मैं उधर बगल में समझाता हूँ बच्चों को चार्ट्स में से, लेकिन फिर भी मैं मॉड्यूल में से मार्किंग कराता हूँ। क्यों कराते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली काम मॉड्यूल ही आने वाला है, तो पढ़ के तो देखो मॉड्यूल ही जाना पड़ेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कितना कंटेंट काटना है देखो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ क्या क्या नहीं पढ़ना। कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, सीधा आपको कॉस्ट ऑडिट की डेफिनेशन पर आनी है, सीधा यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑडिट की डेफिनेशन पर लिख चलते हैं। इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट। इंटर में अगर आपने कभी भी ऑडिट का डेफिनेशन पढ़ा था तो बिल्कुल वही डेफिनेशन है, वहां पे था इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। यहां पर क्या हो गया, फाइनेंशियल की जगह कॉस्ट रिकॉर्ड, और कॉस्ट रिकॉर्ड में क्या आता है, कॉस्ट स्टेटमेंट, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन, पूरा बंच हमने डाल दिया, तीनों चीजें आ गई, कॉस्ट स्टेटमेंट, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, राइट? क्यों करते हो ऑडिट? क्योंकि टू एक्सप्रेस ओपिनियन देयर ऑन। सिंपल डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं दिमाग लगाना। कॉस्ट ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट डॉक्यूमेंट, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट शीट, कॉस्ट स्टेटमेंट्स with a view to express opinion on that। स्ट्रेच करना है सर डेफिनेशन को, 4 लाइन में लिखना है। इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट, कॉस्ट रिकॉर्ड, कॉस्ट शीट, कॉस्ट डॉक्यूमेंट विद अ व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन ट्रुथ एंड फेयरनेस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन एंटिटी। खत्म कहानी, बड़ी डेफिनेशन हो गई, ठीक है? बस इतना सी डेफिनेशन है। तो कॉस्ट ऑडिट करते समय हम लोगों को एक बात दिमाग में सेट कर लेनी है, अपने इंस्टीट्यूट ने क्या कर दिया बेटा, अपने इंस्टीट्यूट ने बड़ा अच्छा काम कर दिया। उसने बोला बेटा तुमको कॉस्ट ऑडिट करने में दिक्कत आती है, कोई बात नहीं, सो डू कॉस्ट ऑडिट एज पर क्या, कॉस्ट
ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, माइंड द वर्ड कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंट्स बनाने हो तो क्या बनाएंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लेकिन अगर कॉस्ट ऑडिट करनी तो क्या लगाएंगे, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। इंस्टीट्यूट ने कहा बेटा मैं तुमको क्या देता हूं, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड देता हूं। 4 कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, 101, 102, 103, 104। इन चारों को बेटा तू पढ़ ले और इनके हिसाब से ऑडिट करनी है। तो देखो कॉस्ट अकाउंटिंग करनी है, कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हैं, कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने हैं, कॉस्ट शीट बनानी है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कितने, 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, कितने हो गए 24। और कॉस्ट रिकॉर्ड्स की ऑडिट करनी है तो कॉस्ट अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं कितने, अपने पास मिलाकर कुल 4 कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो देखो क्या लिखा है, स्टैंडर्ड्स ऑन कॉस्ट ऑडिटिंग प्रोवाइड्स गाइडेंस टू द कॉस्ट ऑडिटर थ्रू ईच स्टेप। काम की लाइन नहीं, बस इतना याद रखने का है। सो व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट, इट इज independent examination of cost accounting records, cost statement, cost sheet, cost records with a view to express opinion on truth and fairness of cost of production of any entity। कॉस्ट स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिट देखें, स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिट क्या है, देखो कुल मिलाकर ऐसा है जी 3 इसके मेन स्कोप है। क्या करने के लिए, स्कोप का मतलब है क्या करने के लिए कॉस्ट ऑडिट कर रहे हो हम लोग, इंश्योरिंग एक्यूरेसी ऑफ कॉस्ट डेटा। कॉस्ट ऑडिट करने का हमारा पहला मुख्य उद्देश्य होता है कि हम लोग ये इंश्योर करें कि भैया कॉस्ट डेटा जो है वो एक्यूरेटली रिकॉर्ड करा है ना, तभी तो हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रू एंड फेयर है ये नहीं बता पाएंगे। यानी अगर हम जब तक ये नहीं चेक करेंगे कि आपका कॉस्ट सही से बना है या नहीं, कॉस्ट रिकॉर्ड एक्यूरेट है या नहीं, तो ये कह पाना हमारे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आपके कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रू एंड फेयर है या नहीं। तो पहला हमारा जो चीज होती है वो होती है कॉस्ट रिकॉर्ड्स की एक्यूरेसी। सेकंड, एक्यूमुलेशन एंड एग्जैक्ट कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। दूसरे नंबर पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का सही से एक्यूमुलेशन, उसको सही से कंप्यूटेशन। अगर कॉस्ट रिकॉर्ड्स एक्यूरेट है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी सही आएगी, नहीं। दो चीजें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सही आए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सही आए, इसके लिए 2 बातें हैं। पहली बात, एक तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स एक्यूरेट हो यानी उस पर इंफॉर्मेशन सही हो। सेकंड, उन रिकॉर्ड्स में से जब हमने कॉस्ट शीट के अंदर अलग अलग एलिमेंट डाले, उन रिकॉर्ड्स में से जब हमने कॉस्ट शीट में अलग अलग एलिमेंट डाले, किस चीज के लिए अलग अलग एलिमेंट डाले हमने, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए, उनको सही तरीके से कंपाइल करा हो, कंप्यूटेशन सही करा हो। कंप्यूटेशन गलत कर दिया, प्राइम कॉस्ट है आप डायरेक्ट मटेरियल नहीं ले रहे, प्राइम कॉस्ट है आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं ले रहे, डायरेक्ट एक्सपेंस को ओवरहेड बना रहे हो। अभी कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो सही थे ना, एक्यूरेट थे ना, अब जब आपने उसका कंपाइलेशन गलत करा, जब आपने उसका कंप्यूटेशन गलत करा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सही कहां से आएगी बताओ। तो 2 बातें हैं, इसीलिए कॉस्ट ऑडिट के स्कोप में 2 बातें बिल्कुल सिंपल है, एकदम बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह है। आपको ज्यादा जिसमें लाइक यू डोंट गेट अ लॉट ऑफ लाइक यू डोंट नीड टू फियर अबाउट इट, यू डोंट नीड टू अफ्रेड अबाउट इट कि यार कैसे याद होगा, बहुत सिंपल है। इट्स अ कॉस्ट ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ स्टेटमेंट, कॉस्ट शीट, कॉस्ट डॉक्यूमेंट्स, कॉस्ट रिकॉर्ड्स टू एक्सप्रेस ओपिनियन। बीच में कुछ भी लिख दो यार, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट स्टेटमेंट, कॉस्ट शीट, जो जो नाम याद आ रहा है ना सब लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत नहीं होगा। विद द व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन ट्रुथ एंड फेयरनेस ऑफ व्हाट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और 2 ही चीजें तो चेक करनी है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेक करना है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सही 2 ही केस में होती है। पहला, एक तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स आपके एक्यूरेट हो, दूसरा कॉस्ट रिकॉर्ड्स एक्यूरेट होने के साथ साथ दूसरी बात क्या, कॉस्ट रिकॉर्ड का कंप्यूटेशन, कॉस्ट इंफॉर्मेशन का कंपाइलेशन एंड कंप्यूटेशन सही हो। करेक्ट है क्या? आगे चलते हैं, ये सब काट दो, बेकार है, कुछ काम का नहीं है। नाउ कॉस्ट ऑडिट स्कोप एनकम्पासेस ओवरऑल एफिशिएंसी एंड इंप्रूवमेंट। अब देखो होगा क्या, अब क्या होता है जब आप कॉस्ट ऑडिट करते हो तो उसमें 2 चीजें हम कवर कर रहे हैं। एक तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स की एक्यूरेसी, वो एक्यूरेट हो, दूसरा कॉस्ट इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली आपने उसको सही कंपाइलेशन एंड कंप्यूट करा हो। अगर ये दोनों आपने कर दिया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रू एंड फेयर है या नहीं ये पता चल जाएगा। और अगर ये पता चल गया तो हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और इंप्रूवाइज भी होगी, ठीक है। और इसीलिए कॉस्ट ऑडिट से हमें क्या क्या हेल्प मिलती है, देखो कितने सारे हमारे पास में कॉस्ट ऑडिट कराने के फायदे हैं एक तरीके से, राइट। ये याद करके जाने पड़ेंगे, देखो आगे लिख दिया मैंने, याद करना पड़ेगा, तो परेशान नहीं होना, थोड़ा तो याद करना पड़ेगा। और ये इसमें देखो हवाबाजी नहीं कर सकते हैं। एग्जाम में क्या होता है ना, टीचर आता है क्लास के अंदर, बहुत सारे टीचर है यूट्यूब पे, वो आके क्या करते हैं, बोले साहब बस कंट्रोल, एलिमेंट वाइज कॉस्ट, सेल प्राइस, मार्जिन, डिसीजन मेकिंग। अरे इससे याद नहीं होगा भाई, पूरा याद करके जाना पड़ेगा। नहीं, टीचर सारा अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन वो कभी कभी छोटा कर देते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं ना, बच्चों को याद नहीं होता है तो बच्चों की सहूलियत के लिए करते हैं। हाँ ये तो बात सही है, सारे टीचर किसके लिए कर रहे हैं, आपके लिए तो करते हैं सारे टीचर, आप बच्चों को सहूलियत रहे, बच्चों को सोल्यूशन इजीली मिल जाए, बच्चे आसानी से याद करें। लेकिन उसमें कभी कभी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, बच्चे याद नहीं रख पाते ना उतना, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। वरना टीचर तो सब अच्छा करने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहे हैं, कंट्रोल ओवर एलिमेंट वाइज कॉस्ट। कॉस्ट ऑडिट कराने से क्या होता है,
हर एक एलिमेंट, सेल प्राइस, सॉरी मटेरियल प्राइस, ओवरहेड, रॉ मटेरियल या लेबर है, इस सब पे इंडिविजुअली भी हम कंट्रोल कर सकते हैं कॉस्ट को। सेकंड, हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग सेल प्राइस एंड मार्जिन, सेल प्राइस एंड मार्जिन सही निकला है नहीं निकला। असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, क्या ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सही आएगा तो डिसीजन मेकिंग करना आसान रहेगा। नेसेसिटी एंड रिजल्ट्स फ्रॉम ईच ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म, जितनी भी आपने एक्टिविटीज परफॉर्म करी जो भी रिजल्ट्स आए उनका आपको अच्छे से इवैल्यूएशन करना है। सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड बजटरी कंट्रोल्स, मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्टेजेस, एक्यूरेसी ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन, ओवरऑल एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, ये सारे हमको एक तरीके से फायदे हैं। एक तरीके से अगर हम बोले कॉस्ट एंड हेल्प्स, दैट इज इट बेनिफिट्स। ये फायदे मिलते हैं, ये याद करना पड़ेगा, बस खत्म। छोटा सा ही तो है, कितना सही है, जरा सही है। देखो जेनेसिस ऑफ कॉस्ट ऑडिट, कुछ भी नहीं करना है, सारा काटा हुआ है, कुछ भी नहीं करना, सारा का सारा काट दिया। देखो कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, कुछ नहीं पूछता, काट दो। नीचे 148 पूरा दे रखा है। अभी एक चार्ट बनाऊंगा, चार्ट बताऊंगा बेटा, समरी नहीं। आप कहोगे सर अभी तो कह रहे थे नोट्स नहीं पढ़ना, टीचर नोट्स पढ़ाते हैं, अभी आप खुद के नोट्स दे रहे हो। नोट्स नहीं दे रहा हूं, चार्ट है। क्या करा हमने, इस पूरे को मैंने चार्ट में डाल दिया तो पढ़ने में इजी हो जाता है। कंटेंट कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, कंटेंट सारा उसके अंदर भरेंगे, एक एक चीज उसके अंदर भरेंगे, वो घबराने की बात नहीं है। लेकिन कंटेंट को हम लोग छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो आगे हम लोग इसमें देखो यहां पर क्या लिख देना, इसको काट देना, क्या लिख देना इसके आगे, आगे चार्ट से पढ़ना है, चार्ट से पढ़ना है। जब आगे मैं पढ़ाऊंगा ना तो हम अपने कमेंट्स में आपको चार्ट का लिंक दे देंगे, वहां से डाउनलोड कर लेना चार्ट को, आराम से इजीली उसमें से पढ़ लेना। लेकिन पूरे सिलेबस का चार्ट थोड़ी ना यार, सिर्फ किसका है, एक सेक्शन का चार्ट है। क्यों करा वो चार्ट को भी, उसको बताने का भी रीजन है, बताऊंगा अभी आगे आपको। हाँ, जहां जहां जरूरत पड़ती है वहां नोट्स बनाना होता है, ऐसा हर जगह थोड़ी ना नोट्स बनाना होता है। हर जगह नोट्स बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा, समरी हर चीज की नहीं होती ना बेटा। देखो जैसे ऑब्जेक्टिव है, अभी क्वेश्चन है एग्जाम में, अभी आप देखेंगे एग्जाम में 2 बार ऑब्जेक्टिव के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। अभी बताओ इसको भी मैं छोटा छोटा करके लिख दूंगा तो तुम एग्जाम में रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाओगे, उलझ जाओगे एग्जाम के अंदर, ठीक है क्या। इसकी बजाय क्या करना तुम लोग, तुमको आसान तरीका बताता हूं, मैं पूरा पढ़ाता हूं, ठीक है, और तुम इसको अपनी भाषा में, उसका मजा देखना तुम लोग, इतना मजा आएगा जब भी तुम इसको पढ़ लोगे भी क्लास में। घर जाओगे ना, घर जाके जब इस हर एक लाइन के आगे 2-2 वर्ड में, 4-4 वर्ड में खुद अपने हाथ से लिखोगे ना, फिर देखना आप, फिर जब एग्जाम में बैठोगे ना तो यूं रिकॉल हो जाएगा। मैं नोट्स बना के दूंगा ना तो मालूम है क्या होगा, वो मुझे तो याद है, तुमको याद करना पड़ेगा। अभी तुम इसको घर जाके, मैं पढ़ा रहा हूं, घर जाके लाइन को पूरे को पढ़ेगा, फिर आगे जाके तुमने 2 वर्ड्स में लिखेगा तो तुमको हमेशा याद रहेगा याद। मतलब कभी नहीं भूलेंगे, रात को 2 बजे गहरी नींद से जगा कर भी पूछेंगे ना, यूं खट याद आ जाएगा आपको। ये फर्क होता है खुद के हाथ से लिखने का और टीचर के बनाए हुए नोट्स का। तो क्या ना, थोड़ा मेहनत करना सीखो बेटा, एग्जाम में नंबर आएंगे 80, बढ़िया मस्त एकदम। सेकंड ग्रुप में सबसे ज्यादा नंबर सिक्योर करवा देगा ये पेपर तुमको। कैसे, देखो जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कॉस्ट ऑडिट कराने के जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, देखो मैंने ऊपर लिखा है, इंपॉर्टेंट भी और रटना भी है, याद करना पड़ेगा ना। याद करने के 2 तरीके, एक तो वो शीशे के सामने खड़े होकर लाइन याद करते रहो, वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट, वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट, वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट, या जैसे करते हैं ना कुछ बच्चे। और या फिर क्या करने का, इसको पढ़ने का, अभी पढ़ा रहा हूं, घर जाके पढ़ने का, और आगे शॉर्ट में 2 लाइन, 2 वर्ड्स, 4 वर्ड्स, 6 वर्ड्स में लिखने का। क्या है, देखो वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स विद अ व्यू टू ascertain that these have been properly maintained and compiled according to the cost accounting following। अब मैं जब इसको पढ़ता हूं तो वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स विद अ व्यू टू ascertain, विद अ व्यू, ये वाली लाइन मुझे बेकार लगती है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट ऑडिटिंग है, तो वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट तो ना, इसको कटाना होता है। इधर क्या करने का था तुमको, राइट, ascertain that these have been properly maintained and compiled, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। नहीं, बस इतना काम का है। ascertaining these की जगह मैंने क्या लिख दिया, कॉस्ट रिकॉर्ड्स। आप कॉस्ट अकाउंट्स वर्ड भी यूज कर सकते हो, चलेगा। ascertaining that cost records और cost accounts have been properly maintained and compiled। तो पहला ऑब्जेक्टिव कॉस्ट अकाउंट, अभी याद करा दूंगा तुम्हारे, कॉस्ट रिकॉर्ड प्रॉपर्ली बने नहीं बने, हिंदी में याद कर लो, कॉस्ट रिकॉर्ड प्रॉपर्ली बने नहीं बने। अगर अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हो, ascertain whether cost records properly maintained or not। सेकंड, ensuring prescribed procedure for the cost accounting records rules adhered। prescribed procedure and rules are duly adhered। आपने जो प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर है एंड रूल्स आर ड्यूली एडहेयर्ड, जो भी रूल्स हैं
वो आपने फॉलो करे नहीं करे। एक तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स आपने प्रॉपरली मेंटेन करे या नहीं करे, दूसरा क्या बोल रहे हैं, रूल्स को सही से फॉलो करा नहीं करा। हाँ, कॉस्ट ऑडिट होगी तो क्या मिलेगा, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। फ्रॉड एंड एरर का डिटेक्शन हो जाएगा, आसान, बिल्कुल आसान सी बातें हो गई। 3, कॉस्ट वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्ट सेंटर टू इंश्योर, कोई भी काम का पॉइंट नहीं है, मैं जिसको काम का पॉइंट नहीं रहता है ना उसको इसको ऐसे अंडरलाइन करता हूं, वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट एंड कॉस्ट सेंटर। तो जो तुम्हारे को ऐसा स्काई कलर में जो भी कलर है ये उसमें हाईलाइट करा, उसको स्किप करोगे चलेगा क्या, चलेगा नहीं, दौड़ेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा, दौड़ के जाने का आराम से, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ के जाओ। जो येलो लाइन कर रखा है, येलो हाईलाइटर है, उसको अच्छे से पढ़ के जाने का। तो 3 पॉइंट हमारे कौन से हो गए, पहला, एक तो हमारा कॉस्ट सही से, कॉस्ट रिकॉर्ड प्रॉपर्ली मेंटेन्ड और कंपाइल्ड है या नहीं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट डॉक्यूमेंट्स, कॉस्ट अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन्ड एंड कंपाइल्ड है या नहीं। दूसरा, जो रूल रेगुलेशन है, प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर है, वो फॉलो करा या नहीं करा। एंड कोई फ्रॉड एंड एरर तो नहीं है, उसका डिटेक्शन। डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, क्या इन्वेंट्री का प्रॉपर वैल्यूएशन, हाँ ये क्यों, क्योंकि कॉस्ट ऑडिट करते हैं तो इन्वेंट्री का बड़ा रोल होता है। ये ना पढ़ा होगा आप लोगों ने, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को निकालने में किसका, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करना रहता है ना अपन लोगों को, तो वो स्टॉक का एडजस्टमेंट करने के लिए इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना पड़ता है। अब इन्वेंट्री का वैल्यूएशन अगर सही से कराना तो फायदा मिला ना कॉस्ट ऑडिट कराने का, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हाथ क्या हो जाता है, बार बार नहीं करना पड़ता है। फैसिलिटेटिंग द फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, हाँ फिक्सेशन ऑफ, फैसिलिटेटिंग फिक्सेशन ऑफ प्राइस, कौन सा प्राइस है ये मालूम है क्या, ये है सेल प्राइस। वैसे तो मैं इसके खिलाफ में हूं, क्योंकि कॉस्ट ऑडिटर का काम सेल प्राइस निकालना नहीं है, और कॉस्ट ऑडिट होने से सेल प्राइस पता भी नहीं चलती। कॉस्ट ऑडिट होने से तो ये पता चलता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सही है या नहीं। अब उसके बेसिस पे सेल प्राइस आपको निकालनी है। देखो ना, अभी कॉस्ट सही आएगा तो सेल प्राइस सही आएगा ना, सिंपल सा। ये तो जबरदस्ती लिंक करके डाल दिया। मैं इसको येलो हाईलाइट क्यों कर रहा हूं, जब इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं। क्या कॉस्ट सही आएगा, सेल प्राइस सही आएगा, तो मेरे को तो कॉस्ट सही करवाना है ना आपका, कॉस्ट अगर आपका सही निकला तो इसीलिए। तो अभी हमारे पास कितने ऑब्जेक्टिव्स हो गए, बोले बेटे 5 ऑब्जेक्टिव्स हो गए। पहला तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स हमारे प्रॉपर्ली मेंटेन है या नहीं, है ना, प्रॉपर्ली कंपाइल्ड है या नहीं, ये पता चल जाएगा। सेकंड, रूल्स और प्रोसीजर जो है वो फॉलो हुआ नहीं, ये पता चल जाएगा। फ्रॉड एंड एरर जो है उनका डिटेक्शन हो जाएगा, वो आसानी से पता चल जाएगा। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन भी इजीली हो जाएगा, या इन्वेंट्री की वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगी, और हमारा क्या हो जाएगा, सेल प्राइस भी डिटरमाइन हो जाएगा इजीली। तो ये 5 बेनिफिट्स हमारे पास अब तक हो गए। अब हमारे पास कितने और हैं, अभी हमारे पास में 6 बेनिफिट्स और हैं। लेट्स सी कौन से 6 बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट है पीरियडिकल रिकॉर्ड, ये तो सबसे बड़ा बेनिफिट है भैया, इसके लिए तो हम लोग मरे जा रहे थे। क्यों मरे जा रहे थे भाई, क्योंकि एग्जाम में जो इस टॉपिक में से यूनिट 1 2 में से, यूनिट 1 एंड 2 में से जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है वो इसी पे तो आता है। कॉस्टिंग पे पहले आते थे भर भर के क्वेश्चन कॉस्टिंग पे, अब जो कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बोल रहा हूं, माइंडेड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बोल रहा हूं, कॉस्टिंग पे जो क्वेश्चंस आते थे वो नहीं आते। अब क्वेश्चन किस पर आते हैं बेटा, अब क्वेश्चन आते हैं रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो ये भी एक बड़ा अच्छा फायदा है कि रिकंसिलिएशन हो जाता है। इंश्योरिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ, ये तो बेकार का पॉइंट है। क्यों, हमें, मैं जब कॉस्ट ऑडिट कर रहा हूं मुझे क्या लेना देना कि आपके रिसोर्सेज का, चाहे वो कोई से भी रिसोर्स हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, फिजिकल रिसोर्स हो, फाइनेंशियल रिसोर्स हो, उनका ऑप्टिमम यूज होता है या नहीं होता, इससे मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। आपके रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है या नहीं होता, इससे भैया मुझे कोई भी कुछ भी लेना देना नहीं है। हो तो भी अच्छी बात, नहीं तो कोई बात ठीक है, लेकिन अब ना वो भागते भूत की तो लंगोटी सही। अब जब कॉस्ट ऑडिट कराई और उससे हमें पता चल गया तो ठीक, वरना इस ऑब्जेक्टिव के लिए कोई कॉस्ट ऑडिट नहीं कराता कि हम अपने फाइनेंशियल या फिजिकल या जो अदर रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, हाँ ये बड़ा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मोटा मोटी बताइए ये किससे लिंक है मेरे बेटे, ये इससे लिंक है। क्यों, यदि किसी भी तरह का एबनॉर्मल लॉस हो रहा है तो वो या तो गलती से हो गया जानबूझ के, अगर गलती से तो एरर, जानबूझ के तो फ्रॉड, वहां पता चलता है, बट कोई बात नहीं, अलग से लिख दिया बढ़िया है ना, थोड़ा पॉइंट एक्स्ट्रा बनेगा अपना। तो डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल एंड टाइम, ये आपको पता चल पाएगा इजीली।
राइट तो अभी हमारे पास कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट हो गए, 5 की जगह पे हमारे 7 पॉइंट हो चुके हैं। 7 पॉइंट्स में हमारा एक तो रिकंसिलिएशन वाला पॉइंट जुड़ गया और एक एब्नॉर्मल लॉस के डिटेक्शन का। एक और पढ़ लेते हैं, 8 कर लेते हैं, फिर एक साथ 8 रिवाइज करेंगे, फिर 2 और ऐड करेंगे, फिर 10 रिवाइज कर देंगे। Advising management on the basis of inter-unit inter-firm comparison of cost records as regard the areas where performance call for improvement. Advising management where performance call for improvement. Simple. पूरा क्यों याद करने का है, इंटरफर्म आप कैसे भी करके दो, अल्टीमेटली मैनेजमेंट को रिकमेंडेशन मिलता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है, क्यों जो फाइनेंस ऑडिट होती है ना बेटा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं, अरे वो लोग कुछ नहीं करते, वो रिकमेंडेशन नहीं देते। नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर गुड पीपल बट दे डोंट गिव एनी रिकमेंडेशंस इन देयर ऑडिट रिपोर्ट, दे डोंट गिव एनी काइंड ऑफ सजेशंस। एंड कॉस्ट ऑडिटर इज अ वेरी नाइस पर्सन, वो अच्छा व्यक्ति है। वो क्या करता है, आपकी कॉस्ट ऑडिट जब करेगा तो रिपोर्ट में आपको सजेशंस भी देगा, recommendations देगा, it will call for the areas where improvement is required, right? तो कुल मिलाकर अपने पास हो गए अब तक 8 पॉइंट्स, 8 ऑब्जेक्टिव्स हो गए। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा कौन सा हो गया, एक तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स या जो कॉस्ट डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपर्ली मेंटेन है या नहीं, प्रॉपर्ली कंपाइल्ड है या नहीं, ये पता चल जाता है। दूसरा क्या हो जाता है बच्चे, दूसरा हो जाता है कि आपके जो प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर एंड रूल्स हैं वो फॉलो हुए या नहीं हुए, ये पता चल जाएगा। तीसरी बात हमको पता चल जाती है फ्रॉड एंड एरर का डिटेक्शन, और इसी से जुड़ा हुआ हमारा आगे पॉइंट था कि एब्नॉर्मल लॉस अगर कोई है तो उसका भी हमें पता चल जाएगा कि वो क्यों हो रहा है। इसके अलावा अगर हम आगे चलते हैं तो इन्वेंट्री के वैल्यूएशन को इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, सेल प्राइस को आप फिक्स कर सकते हो, सेल प्राइस का डिटर्मिनेशन आप इजीली कर सकते हो, जो कि एक बड़ा बेनिफिट है। और एक जो हमारा सबसे अच्छा बेनिफिट था, रिकंसिलेशन बिटवीन फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड कॉस्टिंग प्रॉफिट, उन दोनों के बीच में भी आप रिकंसिलेशन कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू कैन एडवाइज मैनेजमेंट दोज एरियाज वेयर इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड। तो कितने पॉइंट हो गए हमारे पास, 8 पॉइंट हो गए, ठीक है बच्चे, 8 पॉइंट हो गए अपने पास में। 2 पॉइंट और पढ़ लेते हैं, फिर 10 को एक साथ रिकॉल करेंगे। प्रमोटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्रू वेरियस ऑपरेशनल डिस्क्लोजर्स, बहुत ज्यादा काम का नहीं है, पॉइंट्स को बढ़ाने के काम में आता है। प्रमोटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस बस, and helping the entity in the matters of anti-dumping duty, evaluation of cost of production of goods and services, anti-profiting, price control and etc. फर्जी, टोटल फर्जी। लेकिन अब क्या करें, लिखना पड़ेगा ना। तो एक तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हेल्प करता है, एक गवर्नमेंट को, एंटिटी को बहुत सारे अलग मैटर्स जैसे जीएसटी मैटर्स हैं, प्राइस कंट्रोल है, एंटी डंपिंग ड्यूटी है, एंटी प्रॉफिटिंग है, इन पर भी थोड़ा सा हेल्प करता है एडवाइस लेने में। तो कुल मिलाकर अपने पास में कितने पॉइंट्स हो गए मेरे बच्चे, 10 पॉइंट्स हो गए अपने पास में। 10 पॉइंट्स को अपन समराइज करते हैं, रिकॉल करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तो कितनी बार रिवाइज करा ना, अभी तो तुम रात को 2 बजे भी सो के उठोगे ना गहरी नींद से, तो भी तुमको ये याद रहेंगे, कम से कम 10 में से 4 तो याद रहेंगे। मैंने बोला था ना तुमको 4 नहीं बल्कि 6 याद रहेंगे, आई गारंटी। रात को 2 बजे भी गहरी नींद से जगाएंगे ना, बताओ बेनिफिट्स क्या है, तो भी तुम ऐसे आंखें मलते हुए बोलोगे ना 7 याद रहेंगे। विश्वास नहीं तो रात को 2 बजे का अलार्म लगा के सोना आज रात को, और याद करके बताना 7 बजे, और मुझे कमेंट्स में लिख के भेजना नीचे कि आपको कितने पॉइंट याद आए। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है सिंपल सा, क्या आपके कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रॉपर्ली मेंटेन एंड कंपाइल्ड है या नहीं। सेकंड, हमें पता चलेगा क्या हमने प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर एंड रूल्स को फॉलो करा या नहीं करा। तीसरा, हमें पता चलेगा कि क्या हमने फ्रॉड्स एंड एरर को डिटेक्ट हुआ या नहीं हुआ। चौथा, कोई एब्नॉर्मल लॉस है तो उसके बारे में पता चलेगा। पांचवा, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हम लोग प्रॉपर्ली कर पाएंगे। छठा, जो हमारा सबसे फेवरेट है, फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड कॉस्टिंग प्रॉफिट का रिकंसिलेशन हम लोग कर सकते हैं। सातवां, सेल प्राइस का डिटर्मिनेशन इजीली किया जा सकता है। और इसके अलावा वी कैन एडवाइज मैनेजमेंट द एरियाज वेयर देयर इज अ नीड ऑफ इंप्रूवमेंट। देन उसके बाद में मैनेजमेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हेल्प करेगा। द लास्ट, एंटी प्रॉफिटिंग और या फिर क्या नाम है, प्राइस कंट्रोल या एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड ऑल के बारे में भी मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन लेने में। So these are the some general objectives when we are recalling for the social objectives. So do we have any social objectives? See, no question yet asked, but equally important. No question लेकिन आगे क्या लिख रहा हूं, बट ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है देखो, वेरीफाइंग वेदर प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स आर जस्टिफाइड, लोगों को फायदा मिलता है।
कि प्रोडक्ट जो हम तक आ रहा है उसका प्राइस सही है या नहीं, ठीक है ना, आर जस्टिफाइड। पहली चीज कॉस्ट ऑडिट होती है तो लोगों को ये, अच्छा ये कोई डिस्क्लोज्ड ऑब्जेक्टिव नहीं है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स है, किसी को बताना नहीं है, लेकिन अपने आप अचीव हो जाते हैं। रिमूविंग द डिस्पैरिटीज इफ एनी इन द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, अगर कोई प्राइसिंग में डिस्पैरिटीज है तो वो दूर होती है। लुकिंग इनटू नो कॉस्ट बेस्ड इकोनॉमिक इम्बैलेंस में अकर इन द प्रोडक्ट, कोई भी इकोनॉमिक इम्बैलेंस यानी बिना प्राइस में इंक्रीज हुए, बिना कॉस्ट में इंक्रीज हुए प्राइस का इंक्रीज हो जाना, वो तो नहीं होता। फैसिलिटेटिंग इन द ग्लोबल मार्केट कॉस्ट कॉम्पिटिटिव, आज के टाइम पे देखो ना, आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी अच्छी सुंदर बातें सुनना ध्यान से। पहले क्या होता था मेरे बच्चे, पहले लोग लड़ते थे मार्केट में सेल बढ़ाने के लिए, वो लड़ते थे एक दूसरे से सेल्स बढ़ा के, ज्यादा माल बेचेंगे, ज्यादा सेल है, अपन और टॉप पे चल रहा है मेरा हाई सेल्स। अभी लड़ने का काम सेल्स के बेसिस पे नहीं होता, क्यों? क्योंकि सेल बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे, परफेक्ट कंपटीशन होता है, कट थ्रोट कंपटीशन होता है, सब एक दूसरे के टफ कॉम्पिटिटर्स है, तो सारे के सारे लोग क्या ना बराबर से ही बेचते हैं, टफ कॉम्पिटिटर्स है, तो एवरीबडी इज लुकिंग टू अर्न हायर प्रॉफिट्स। अब बिना सेल बढ़ाए प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? कॉस्ट कम करके। एंड दैट इज व्हाई अ न्यू कॉन्सेप्ट कॉल्ड कॉस्ट कॉन्शियसनेस like it has came into existence, and the reason behind it, the organizations need to look how they can reduce their cost so that profits can be improved. Last, ensuring efficient utilization of resources. अब ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स है। अच्छा, इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया बट वेरी इंपॉर्टेंट, कभी किसी एग्जामिनर का दिमाग काम कर गया 4 नंबर पे पूछ लेगा तो पूछ ही लेगा। वैसे मैं बताऊं मेरे हिसाब से, अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोलूं, ये बहुत ही बेकार टॉपिक है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, कोई लॉजिक नहीं होता है। कोई भी एंटिटी माइंड द वर्ड जो मैं कह रहा हूं, कोई भी एंटिटी सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अचीवमेंट के लिए अपनी कॉस्ट ऑडिट नहीं कराने वाली। सोसाइटी को बेनिफिट मिले इसके लिए कोई भी एंटिटी इतना पैसा खर्च नहीं करती है, तो ये बहुत ही एबनॉर्मल सी चीज है that somebody is spending money on cost audit just because there is a possibility, there is a scope for social objectives, right? खैर, तो हो गया ना याद। देखो तीसरा यूनिट, यूटिलिटी एंड एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट। देखो कितने सारे एडवांटेजेस है कॉस्ट ऑडिट के, फटाफट देखेंगे क्या क्या एडवांटेजेस है। पहला पैरा काट दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, पहला पैरा काट दो। उसके बाद में बेनिफिट्स ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन। अच्छा, आपको ध्यान से सुनना, देखो बताता हूं, अगर कोई पूछे ना एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट, सुनना मेरी बात ध्यान से बेटा, ये है बेनिफिट्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट। नीचे कॉस्ट ऑडिट के बेनिफिट नहीं है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, अभी नहीं पता चलता, बाद में कंफ्यूज हो जाता है बच्चा जब एग्जाम रिवीजन कर रहा होता है ना। अभी एग्जाम में रिवीजन करने से पहले क्या रहता है, बहुत प्रेशर होता है दिमाग के ऊपर, इतना ज्यादा प्रेशर होता है दिमाग के ऊपर कि बच्चे को सही गलत जज करना बड़ा मुश्किल होता है। देखो क्या लिखा है, इसलिए मैंने येलो पेन से बहुत हाईलाइट करा। क्या लिखा हुआ है? फॉलोइंग बेनिफिट्स ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन। और आगे क्या लिखा? आगे मैंने लिखा नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर इंपॉर्टेंट नहीं, नॉट इंपॉर्टेंट, गलत लिख दिया। ठीक है, ये कॉस्ट ऑडिट के इंफॉर्मेशन के बेनिफिट नहीं है बेटा, ये कॉस्ट इंफॉर्मेशन के बेनिफिट है। हाँ, वो एक अलग बात है कि भैया इस इंफॉर्मेशन का बेनिफिट भी तभी मिलेगा जब हमारे कॉस्ट रिकॉर्ड्स अच्छे से ऑडिटेड हैं। ये अलग बात है, बेनिफिट किस चीज से मिल रहा है, ऑडिट से या रिकॉर्ड से? नहीं, ये इस वाले टॉपिक में बात करें तो बेनिफिट कॉस्ट ऑडिट का नहीं मिल रहा है, बेनिफिट तो कॉस्ट इंफॉर्मेशन का मिल रहा है। वो एक अलग बात है कि ये बेनिफिट कब मिल सकते हैं, जब कॉस्ट इंफॉर्मेशन ऑडिटेड हो। अगर कॉस्ट इंफॉर्मेशन ऑडिटेड नहीं होंगी तो अपने को ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे। समझ गए मेरी बात? बहुत अच्छी सी आसान सी बात है। लेकिन ये बेनिफिट किसके हैं बेटा? कॉस्ट इंफॉर्मेशन के। क्या बेनिफिट है? कॉस्ट इंफॉर्मेशन एनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन, किस चीज के लिए? टू स्ट्रक्चर द कॉस्ट, अंडरस्टैंड इट एंड यूज इट फॉर कम्युनिकेटिंग विद स्टेक होल्डर। यदि आपकी कॉस्ट इंफॉर्मेशन है, जो छोटी एंटिटीज हैं वो अलग से कॉस्ट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं करती ना, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है उन्हीं में कॉस्ट की इंफॉर्मेशन को डालते जाते उसी में डाल देते हैं, अलग से नहीं डालते फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसी में डाल देते हैं। अभी होता क्या है मालूम है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स की इंफॉर्मेशन को फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में डाला, अलग से नहीं पता चल रहा। तो यदि अगर कोई एंटिटी अपने कॉस्ट इंफॉर्मेशन को अलग से रिकॉर्ड करती है तो उससे ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट स्ट्रक्चर होती है, उसको हम आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। कॉस्टिंग इज एन इंपॉर्टेंट टूल
इन असेसिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर वैल्यू। आपको कॉस्ट इंफॉर्मेशन से ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस पता चल जाएगा। इट इन्फॉर्म्स, अब वो परफॉर्मेंस किसी भी टर्म में हो सकता है, प्रॉफिट के टर्म में हो सकता है, वैल्यू के टर्म में हो सकता है, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली आपके प्रोसेसेस के फॉर्म में हो सकता है, कोई भी फॉर्म में। परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? परफॉर्मेंस का मतलब है कि हम लोग अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिममली यूज करते हैं, हम अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूज करते हैं, हम अपने जो प्रॉफिट है वो हमारे अच्छे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे कम है, यही तो हमारी एफिशिएंसी है, यही तो हमारी परफॉर्मेंस है। तो कॉस्ट इंफॉर्मेशन जितनी अच्छी रहेगी ना मेरे बेटे, उतना ही आपका क्या होगा, परफॉर्मेंस का अच्छे से असेसमेंट हो पाएगा। मैं फिर बता दूं, परफॉर्मेंस किसी भी टर्म्स में हो सकती है। आपके प्रॉफिट्स अच्छे हैं तो भी अच्छी परफॉर्मेंस है, वैल्यू अच्छी है तो भी परफॉर्मेंस अच्छी है, एंड इफ यू आर एफिशिएंटली यूजिंग योर रिसोर्सेज इन कन्वर्टिंग the raw materials into finished goods, then it is also a good performance, right? Then उसके बाद में next one हमारे पास क्या आता है? Costing includes product, processes and resources related information covering the functions of the organization and its value chain. Costing information can be used to appraise actual performance in context to implemented strategy. आपको अपने कॉस्टिंग रिकॉर्ड से क्या पता चल पाएगा? जो ऊपर वाली बात है उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, उसी को दोबारा से थोड़ा सा घुमा के लिख रहे हैं कि हमारा जो परफॉर्मेंस है हमारी स्ट्रेटेजीज से कितना वो मैच कर रहा है, यानी हमारी स्ट्रेटेजीज जो हमने बनाई थी और हमारा परफॉर्मेंस, हाउ मच दे आर मैचिंग, टू व्हाट एक्सटेंट वी आर अचीविंग द परफॉर्मेंस वी सेट आउट इन स्ट्रेटेजीज, ये अपने को पता चलता है। गुड प्रैक्टिस इन कॉस्टिंग शुड सपोर्ट अ रेंज ऑफ बोथ रेगुलर एंड नॉन रूटीन डिसीजंस, right? It support a range of both regular and non-routine decisions while designing the products and services, right? बस इतना ही। जब हम अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को डिजाइन कर रहे हैं, उनकी कॉस्टिंग निकाल रहे हैं, उनका सेल प्राइस निकाल रहे हैं, सो वी कैन डिजाइन वेदर इट इज लाइक फॉर द कस्टमर्स बेनिफिट और नॉट, whether it will meet the customers expectations or not, will we provide continuous improvement or not, and so on. Working from a common data source and also helps to ensure the output reports for different audience are reconcilable. ठीक है, reconciliation हो जाता है, output reports for the different audience are reconcilable and integrating database and information system, right? आपका पूरा कॉस्टिंग का इंफॉर्मेशन एक जगह रहता है, इंटीग्रेटेड रहता है, अलग अलग नहीं होता। तो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, पूरा डेटा को एक जगह लेकर आ जाते हैं। ये कुछ बेनिफिट्स है कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन के। चौथी बार रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से पढ़ के जाना, एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से देखना। कॉस्ट ऑडिट के एडवांटेज पूछ रहे हैं कॉस्ट इंफॉर्मेशन के। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको कॉस्ट ऑडिट के एडवांटेज पूछेगा, लिखकर आप आ जाओगे। ये कॉस्ट ऑडिट के एडवांटेज नहीं है, कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन के एडवांटेज है। कॉस्ट ऑडिट के एडवांटेज नीचे मिलेंगे, देखो हम नीचे चलते हैं, एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट एंड यूटिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट। दो पॉइंट से मैंने अलग अलग बना दिया दोनों को। एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट का पॉइंट है एक मेरे बच्चे, और एक है यूटिलिटी ऑफ। मैं हाईलाइट अलग अलग कर देता हूं दोनों को। क्या करता हूं, इसको अपन कर देते हैं हरा, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये है यूटिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट, और ये ऊपर एक एडवांटेज। अब एक वो जो ऊपर आपने एडवांटेज पढ़े थे ना, उसमें ये भी ऐड कर देना। क्या एडवांटेज है, देखो यहां पर क्या लिखा है इन्होंने, इट हेल्प्स टू असर्टेन वेदर ऑर्गेनाइजेशंस कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेंटेन टू गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसिंग एल। ये तो बिल्कुल ही बेकार है, तो आपने डेफिनेशन ही लिख दिया। ये तो हमने डेफिनेशन में लिखा था, आपने थोड़ा खींच के लिख दिया। हमने भी तो कॉस्ट ऑडिट के डेफिनेशन में क्या लिखा था, इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, कॉस्ट इंफॉर्मेशन, कॉस्ट डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा with a view to express opinion on truth and fairness of cost of production। आपने थोड़ा स्ट्रेच कर दिया, ट्रू एंड फेयरनेस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट। अरे तो ये कोई एडवांटेज नहीं है, ये तो डेफिनेशन का हिस्सा है। डेफिनेशन में लिख दिया था ये बात तो हमने कि कॉस्ट ऑडिट को हम कराते इसलिए जिससे कि हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ट्रू एंड फेयर निकाल सके। तो भैया यहाँ तो हो गया अपना जीरो। ये तो अपने एडवांटेज ऊपर वाले ठीक थे, ये तो डेफिनेशन का ही पार्ट है। एडवांटेज जो अपन ऊपर लिखे वही पढ़ना है। 5 बार रिपीट कर रहा हूँ, गलती नहीं करना बेटा, 5 बार रिपीट कर रहा हूँ। ये एडवांटेज, ये वाला एडवांटेज तो बेकार हो गया, बिल्कुल जीरो हो गया, कुछ काम का नहीं है, ये तो डेफिनेशन में आ गया। एडवांटेज ऊपर अपन ने पढ़े थे, कौन से वाले पढ़े थे अपन ने, ये वाले पढ़े थे। कहाँ पे पढ़े थे अपन ने, देखो फटाफट से देखो, यहाँ पर अपन लोगों ने पढ़े थे एडवांटेजेस। कहाँ गया, ये रहा, ये एडवांटेजेस हैं, यही लिख कर आने, डेफिनेशन लिख कर आना, ये लिख कर आना। और ये एडवांटेजेस किस चीज के, कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के, ठीक है। अच्छा चलो देखते हैं यूटिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट में कुछ है क्या। 3 यूटिलिटीज इन्होंने बताई। पहला,
हेल्प टू आइडेंटिफाई वीकनेस इन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, हाँ बिल्कुल ये तो पता चलता है। अगर छोटा क्वेश्चन पूछ ले 2 नंबर का, 3 नंबर का या 4 नंबर का, व्हाट आर द वीकनेसेस, व्हाट आर द यूटिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट, तो ये लिख कर आ सकते हो। एक तो अपने को क्या पता चल जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की वीकनेस पता चल जाएगी। हेल्प ड्राइव डाउन कॉस्ट बाय डिटेक्टिंग वेस्टेजेस इन एफिशिएंसीज, आपकी इनएफिशिएंसीज या वेस्टेजेस पता चल जाएगा तो अपनी कॉस्ट टोटल कम हो जाएगी। और ऑल्सो ऑफ असिस्टेंस टू गवर्नमेंट इन हेल्पिंग फॉर्मुलेट टैक्सेशन एंड टैरिफ पॉलिसीज, सरकार को भी थोड़ी हेल्प मिलती है। अलग अलग लोगों के अलग अलग इंडस्ट्रीज की कॉस्ट रिकॉर्ड्स की जब इंफॉर्मेशन आती है, कॉस्ट ऑडिट की इंफॉर्मेशन आती है, तो सरकार के लिए अपने टैरिफ प्लान, आजकल देखो ना कितना ट्रम्प भैया कितना लड़ रहे हैं, कितना परेशान हो रहे हैं, जगह जगह अलग अलग टैरिफ लगा रहे हैं, चाइना पे कम लगा रहे हैं, चाइना पे ज्यादा लगा रहे हैं, हम पर कम लगा रहे हैं। अपने मोदी जी की और ट्रम्प भैया की दोस्ती अच्छी है तो इंडिया पे थोड़े टैरिफ कम लगाए हैं। तो बहुत सारी बातों को ध्यान में रखकर ये सब डिसाइड किया जाता है। तो ये 3 एक तरीके से यूटिलिटीज हैं, एडवांटेज तो ऊपर वाले ही, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई अच्छे से, बहुत सिंपल सा आसान सा है। और उसके बाद में आता है छोटा सा टॉपिक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अरे वाह, ये बड़ा अच्छा टॉपिक आया है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में एक टॉपिक इन्होंने दिया। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में देखो इन्होंने तो ज्यादा कुछ लिखा नहीं, तो मैं क्या करता हूं, मैं आपको थोड़ी सी बात यहाँ साइड में लिख देता हूं, ठीक है ना। साइड में, यहां पर मैंने साइड में इसमें से निकाल के लिख दिया। क्या कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें क्या बताते हैं, ये कंसिस्टेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी इन कंप्लायंस विद कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्यों भाई, देखो क्या है ना जी, इंडिया में इतने सारे कॉस्ट अकाउंटेंट हो गए ना, बहुत सारे, थोड़े दिनों में तुम भी बन जाओगे। अब इतने सारे कॉस्ट अकाउंट, सारे इंटेलिजेंट है क्योंकि सबने पढ़ाई करी है, सब इंटेलिजेंट है, सब नॉलेजेबल है, सब क्वालिफाइड है, सबको एक्सपीरियंस है, 15 महीने की आर्टिकल से सबने करी। अब सब बोले भैया हम अपने हिसाब से कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे, हमको सब आता है, हम कर लेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग, हमें सिखाओगे क्या तुम, हमको अब तुमसे सीखना पड़ेगा क्या है, तुम हमें बताओगे कॉस्टिंग कैसे करते हैं। ये तो बात सही है, आप कॉस्ट अकाउंटेंट है, सीए में यू कैन डू, लेकिन भारत में इतने सारे कॉस्ट अकाउंटेंट है, सब अगर अपने अपने हिसाब से कॉस्टिंग करेंगे, सब अपने अपने हिसाब से कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे, तो भैया ऐसा है कि अलग अलग एंटिटी के कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का तरीका भी थोड़ा अलग अलग हो जाएगा। अब हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि भैया पूरे इंडिया में कॉस्ट रिकॉर्ड एक जैसे देखें, सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं, समझ में आसान होती है ना, सबके कॉस्ट रिकॉर्ड एक जैसे होंगे, समझने में आसानी रहेगी। तो सब में क्या होनी चाहिए बेटा, यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। बस इसी यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी को इंश्योर करने के लिए अपने ICMAI ने क्या करा, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड निकाले। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इट प्रोवाइड्स कंसिस्टेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी इन कंप्लायंस विद कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आपके जो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी लाने के लिए अलग अलग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, अलग अलग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। हमारे इंडिया में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने की जो अथॉरिटी है वो किसके पास में है, ICMAI। एंड टिल नाउ 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अभी तक आ चुके हैं। आज तक कुल मिलाकर 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने ICMAI ने अपन को दे दिए हैं। अब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कुछ फीचर्स हैं, वो फीचर अपन पढ़ लेते हैं। भैया क्या फीचर्स है, देखो फटाफट से देख लेते हैं क्या फीचर है अपने पास में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। पहला, इट प्रोवाइड, क्या पता है, प्रोवाइड अप्रोच टू मेजरमेंट इन कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग। देखो दोबारा अंडरलाइन करके पढ़ाता हूं। अच्छा एक और मजेदार बात बताऊं, ये जो बात है ना बेटा, ये वाली, अभी तुम जब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ोगे ना, हर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बिगिनिंग में आपको मिलेगा क्या क्या, देखो इसके फीचर्स हैं। प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। हाजी, कॉस्ट सही तरीके से रिकॉर्ड हो रही है या नहीं, कॉस्ट को एक तरीका प्रोवाइड। देखो कॉस्टिंग तो गोलगप्पे वाला भी निकालता है मेरे बच्चे। आज कोई भी अपना ठेला लेकर बैठा है, दुकान लेकर बैठा है, या कोई ना वो लगाकर बैठा है, टपरी लगाकर बैठा है, टपरी भी लगाकर बैठा है, तो कॉस्टिंग तो निकालेगा ना, नहीं निकालेगा क्या। गन्ने के जूस वाला भी गन्ने का ठेला लगाता है, या कोई चाय वाला टपरी लगाता है, तो वो भी कॉस्टिंग तो निकालता ही होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कॉस्ट ना निकाले, धंधा कैसे करेगा। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में स्ट्रक्चर्ड तरीका बताते हो, पढ़ाना बचपन में, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट, ऐड करा फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट एंड सो ऑन। ये पता चलता है स्ट्रक्चर्ड तरीके से, और ये स्ट्रक्चर्ड तरीका पता चलता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंटीग्रेट, हार्मोनाइज एंड स्टैंडर्डाइज्ड।
कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस, जितने भी अलग अलग कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस हैं, जितने भी अलग अलग कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस हैं, उन सारी प्रिंसिपल्स को एक जगह, अब हमें अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ता। यानी अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ लिए, यदि आपने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ लिए, तो आपको अलग अलग पॉलिसीज प्रिंसिपल्स नहीं पढ़ने, वो सब एक जगह हार्मोनाइज हो गए, एक जगह स्टैंडर्डाइज हो गए, एक जगह इंटीग्रेट हो गए, सब एक जगह आ गए। समझ गए क्या? तो अभी वो जो इतना स्कैटर्ड था, ये प्रिंसिपल अलग, वो प्रिंसिपल अलग, वो अलग, वो अलग, वो सबको इंटीग्रेट करके एक जगह लेकर आ गए। It provides guidance to the users to achieve uniformity and consistency in classification, measurement, assignment and allocation of cost। कितनी सुंदर बात है भैया। हर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बिगिनिंग में ये लाइन मिलेगी। हर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बिगिनिंग में आपको ये लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी भैया? इट प्रोवाइड्स यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी in classification, measurement and assignment of cost, arrive at the basis of computing the cost of product, activity or service। आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने में हेल्प करता है। रिक्वायर्ड बाय लीगल एंड रेगुलेटरी मैटर्स, enable practicing members to make cost accounting standards in attestation function। बेटा पहले तो समझो, प्रैक्टिसिंग मेंबर आप और हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या कॉस्ट अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस करते हैं उनको प्रैक्टिसिंग मेंबर कहते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिसिंग सीएमए की बात चल रही है। अटेस्टेशन फंक्शन बेटा ये जो ऑडिट करके ओपिनियन देते हो ना, इसको बोलते हैं ऑडिट करके ओपिनियन देना। या सर्टिफिकेशन देना। तो आप जब कॉस्ट ऑडिट करोगे उसमें आपको बड़ा मदद करेंगे। और लास्ट, असिस्ट इन क्लियर एंड यूनिफॉर्म अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल रिलेटेड इश्यूज और वेरियस यूजर ऑर्गेनाइजेशन। आपके जो भी डिफरेंट इश्यूज हैं उनको भी हेल्प करता है। अच्छा बताऊं क्या सवाल? राइट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, इसलिए चिंता नहीं करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एग्जाम के लिए, तो परेशान नहीं होना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसी के साथ अपनी ये यूनिट समाप्त, खत्म। देखो नीचे क्वेश्चंस आ गए, है ना आसान। तो मैंने कहा था ना बहुत इजी सा है बेटा, इतना कुछ मुश्किल काम ही नहीं है। ठीक है, ये बड़ा आसान है। इसके बाद में हमारे पास आएगा कंपनीज रूल्स 2014। अब इसमें चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब हमारे पास सेकेंड यूनिट है कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014। काफी बड़ी यूनिट है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर हम लोगों को अब बात करनी है। और इसमें से क्वेश्चन आता है, इसमें से लगातार क्वेश्चन आता है, रेगुलरली क्वेश्चन आ रहा है, तो बहुत अच्छे से पढ़ के भी जाना पड़ेगा हमें। कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स एज अमेंडेड क्या है इसके अंदर देखो। तो हम आपको जरा यहाँ लेके चलते हैं कि ये रूल्स है क्या, और इन रूल्स को पढ़ाने के साथ साथ हम लोगों को कॉस्ट ऑडिट क्या होता है। देखो इसका हमको थोड़ा चार्ट बनाना पड़ेगा, वरना तुम एक साथ याद नहीं रख पाओगे। चार्ट बना रहा हूँ, नोट्स नहीं बना रहा हूँ, ध्यान रखना। चार्ट बनाने का पर्पस होता है पूरी चीजों को एक जगह लेकर आना। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट से। चार्ट में क्या है? कॉस्ट ऑडिट अंडर द कंपनीज एक्ट ओनली फॉर कंपनीज, यानी हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं कॉस्ट ऑडिट है, लेकिन कॉस्ट ऑडिट सिर्फ कंपनीज की बात करेंगे। कंपनीज की कॉस्ट ऑडिट कैसे होती है? माइंड द वर्ड, कंपनीज की कॉस्ट ऑडिट की बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग कॉस्ट ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट जाते हैं, उसको पढ़ने के लिए हमें दो चीजें पढ़नी पड़ती है। एक तो सेक्शन नंबर है 148 और एक कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014। ये हमारे पास में दो चीजें हैं। यानी अगर किसी कंपनी की कॉस्ट ऑडिट के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, कॉस्ट ऑडिट कैसे होती है, क्या एंड ऑल, तो दो चीजें एक साथ पढ़नी पड़ेगी। एक तो सेक्शन 148 और एक कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंट्स एंड ऑडिट रूल्स 2014। अब इस जो रूल है ये 30 जून 2014 से एप्लीकेबल है। कोई सवाल नहीं पूछेगा। पहले बहुत पूछते थे सवाल कि ये भाई रूल्स कब से एप्लीकेबल हुए, तो 30 जून 2014 से लगे, लेकिन अब काम के नहीं है। 6 रूल है कुल मिलाकर, जिसमें से रूल 1 एंड 2 हमारे कुछ काम के नहीं है। रूल 1 क्या है? रूल 1 है शॉर्ट टाइटल एंड एप्लीकेबिलिटी, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया। इसका टाइटल क्या है और एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबल टू होल ऑफ द इंडिया। रूल नंबर 2 डेफिनेशंस है, हमारे काम की नहीं है। काम के हैं रूल 3, 4, 5 और 6। तरीका बहुत आसान है याद करने का। 3 और 5 का एक सेट है और 4 और 6 का सेट है। 3 और 5 का सेट है, 4 और 6 का सेट। कैसे 3 और 5 का सेट?
3 नंबर का जो रूल है वो बताता है कि कौन सी कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, यानी एप्लीकेबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। तो कौन सी कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं? एनी कंपनी वेदर रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड। क्योंकि जब हम ऑडिट वाले में जाएंगे तो वहां पे किनको ऑडिट करानी, किनको नहीं करानी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी एंटिटी रेगुलेटेड सेक्टर में आती है या नॉन रेगुलेटेड में आती है, उधर डिपेंड करेगा। लेकिन जब आप कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेनेंस की बात करते हो ना मेरे बच्चे, तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते समय रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड नहीं देखना है। यदि आपकी कंपनी है जो कि स्पेसिफाइड प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्रोडक्शन में एंगेज्ड है, स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मतलब जो नोटिफाइड है, तो यदि आपकी कंपनी स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में एंगेज्ड है, पॉइंट नंबर 1, एंड उसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 35 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे आपकी कंपनी रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड। ध्यान रखना, क्योंकि ऑडिट में जब हम जाते हैं कॉस्ट ऑडिट में, तो वहां रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड का लफड़ा है, राइट। तो कोई भी कंपनी जो स्पेसिफाइड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के मैन्युफैक्चरिंग में है या उसके प्रोडक्शन में लगी हुई है और उसका अगर प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो कॉस्ट ऑडिट करानी ही, कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ये हो गई एक बात। अब आती है दूसरी बात, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5। मैं सीधा 5 पे लेकर जाऊंगा आपको। पहले रूल नंबर 5 क्या बताता है? जिन जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, जिन जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, सो कंपनीज व्हिच रिक्वायर टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स शैल मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड। उनको कैसे मेंटेन करना है, यानी जिन जिन कंपनीज को भी कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं अंडर रूल नंबर 3, उनको कॉस्ट रिकॉर्ड कैसे, इसलिए मैंने बोलता 3 और 5 साथ में चलेगा। तो 5 बताता है जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं अंडर रूल नंबर 3, उनको कॉस्ट रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करने हैं। ध्यान रखना, पहला कॉस्ट रिकॉर्ड फॉर्म नंबर CRA1 में मेंटेन करना है। CRA1 क्या फॉर्म भरने वाला फॉर्म नहीं है, भरने वाला फॉर्म नहीं है। तरीका बता रखा है कि कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करोगे तो कौन से वाले आइटम के लिए रिकॉर्ड्स कैसे बनेंगे, यानी मटेरियल का रिकॉर्ड बनाओगे तो क्या क्या डालोगे, लेबर का रिकॉर्ड बनाओगे तो क्या क्या डालोगे, ओवरहेड का रिकॉर्ड बनाओगे तो क्या क्या डालोगे, ऐसा उन्होंने उसके अंदर डाला हुआ है। तो कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने, कैसे, वो CRA1 फॉर्म में है। क्या सर हमें CRA1 फॉर्म पढ़ना है? नहीं पढ़ना, CRA1 फॉर्म नहीं पढ़ना। आगे आपके इसी वाली सेक्शन में जो भी हम पढ़ रहे हैं CRA1 फॉर्म के ऊपर एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, नहीं पढ़ना, बिल्कुल निश्चिंत होकर छोड़ के चले जाना, CRA1 फॉर्म नहीं पढ़ना। अब बस इतना याद रखना, कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं एज पर फॉर्म नंबर CRA1। क्या दूसरा, इन सच अ मैनर दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड प्रॉफिट पर यूनिट कैन बी कैलकुलेटेड। आप जो रिकॉर्ड मेंटेन करो इस तरीके से मेंटेन करो कि उनसे हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड प्रॉफिट पर यूनिट निकाल सके। एंड द लास्ट इंक्लूड्स डिटेल्स ऑफ मटेरियल यूटिलाइज्ड, लेबर पेड एंड अदर आइटम्स ऑफ द कॉस्ट। आपके कॉस्ट रिकॉर्ड्स में मटेरियल, लेबर एंड बाकी जितने भी कॉस्टिंग के आइटम्स हैं उन सब की जानकारी होनी चाहिए, उन सब की जानकारी होनी चाहिए। तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करते समय इन 3 बात का ध्यान रखना। तो रूल 3 और 5 का एक सेट है। 3 बताता है किनको रिकॉर्ड मेंटेन करने, जिनका पिछले साल में टर्नओवर 35 करोड़ से ज्यादा है और जो स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में लगे पड़े हैं। रूल 5 बताता है रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करने, CRA1 फॉर्म में मेंटेन कर रहे हैं, हमें याद नहीं रखना CRA1 फॉर्म के अंदर क्या है। दूसरा, रिकॉर्ड्स इस तरीके से मेंटेन करने की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड प्रॉफिट पर यूनिट निकाल सके। और तीसरा, रिकॉर्ड्स में मटेरियल एंड लेबर की यूटिलाइजेशन की पूरी डिटेल होनी चाहिए, बाकी आइटम्स ऑफ कॉस्ट है उनकी भी डिटेल होनी चाहिए। अब रूल नंबर 4 और 6 का सेट है। तो रूल नंबर 4 आपको क्या बताता है? रूल 4 बताता है किन किन को कॉस्ट ऑडिट करानी है, किन किन को कॉस्ट ऑडिट करानी है। यहां डिवाइड करना पड़ेगा रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड में। रेगुलेटेड सेक्टर का मतलब जो लिस्ट है आपको नहीं याद करनी कि कौन कौन सी एंटिटीज रेगुलेटेड में आती है और कौन सी नॉन रेगुलेटेड, नहीं याद करनी है। कहीं कोई भी टीचर बोले, कुछ भी बोले, कोई बच्चा बोले, इंस्टीट्यूट भी आकर बोले कि लिस्ट याद करके बताओ, नहीं, क्योंकि लिस्ट याद हो ही नहीं सकती, काम की भी नहीं और याद भी नहीं हो सकती। बस इतना याद रखना, अगर कोई एंटिटी रेगुलेटेड सेक्टर में है तो उससे कॉस्ट ऑडिट कब करानी, बेटा ध्यान से सुनना। देखो, अगर मान लीजिए वो कंपनी 5 प्रोडक्ट बनाती है और 5 में से 3 नोटिफाइड है, फर्ज कीजिए 5 प्रोडक्ट बनाती है और 5 में से 3 क्या है मेरे बच्चे, नोटिफाइड है। 5 में से 3 नोटिफाइड प्रोडक्ट है अगर बाई चांस, तो ऐसे केस में जो नोटिफाइड प्रोडक्ट है उनका जो टर्नओवर है प्रीवियस ईयर में वो 25 करोड़ या उससे ज्यादा हो, एंड टोटल टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा हो। दोनों कंडीशन एक साथ पूरी करनी है। नोटिफाइड प्रोडक्ट का टर्नओवर 25 करोड़ से ज्यादा हो एंड टोटल 5 प्रोडक्ट का टर्नओवर। फॉर एग्जांपल अगर 5 प्रोडक्ट बनाते हो,
कहने का मतलब दोनों कंडीशन एक साथ पूरी होंगी। और यही लिमिट अनरेगुलेटेड सेक्टर में कितनी है मेरे बच्चे? 35 और 100 करोड़, यानी जो नोटिफाइड प्रोडक्ट है उनसे आने वाला टर्नओवर 35 करोड़ से ज्यादा हो प्लस टोटल टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा हो। यदि ये कंडीशन पूरी होती है, क्रॉस करती है, तो कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ेगा, वरना कॉस्ट ऑडिट आपको नहीं कराना। अब सवाल आता है रूल नंबर 6, 4 के साथ में क्या पढ़ते हैं? रूल नंबर 6 पढ़ते हैं। 4 के साथ में रूल नंबर 6 पढ़ना पड़ेगा। तो रूल नंबर 6 क्या बताता है? जिनको कॉस्ट ऑडिट करानी है उन्हें कैसे करानी है उसका पूरा देखो। रूल 6 रूल 4 क्या बोलता है? इफ ऑडिट इज रिक्वायर्ड अंडर रूल नंबर 4 सॉरी, तो कंपनी शेल, अब देखो यहाँ प्रोसेस है, ये प्रोसेस मैं आपको यहां भी पढ़ा रहा हूं, अभी दोबारा पढ़ाऊंगा जब चार्ट पढ़ाऊंगा ना जिसमें सेक्शन 148 भी है, उसके साथ मिलाकर पढ़ाऊंगा आपको सेक्शन 148 के साथ में। या तो मैं पढ़ा ही रहा हूं आपको, जैसा आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले अगर कंपनी को कॉस्ट ऑडिट करानी होती है तो क्या बोल रहे हैं? कंपनी शेल अपॉइंट कॉस्ट ऑडिटर। कितने दिनों में अपॉइंट करना? जिस ईयर की ऑडिट होनी है ना, ध्यान रखना मेरे बच्चे, जिस ईयर की ऑडिट होनी है उसके बिगिनिंग से 180 दिन, जिस ईयर की ऑडिट होनी है उसके बिगिनिंग से 180 दिनों के अंदर अंदर कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो। यानी अगर मान लीजिए अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा चालू होने वाला है? 25-26 चालू होने वाला है। अगर 25-26 की ऑडिट करानी, आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा 25-26? अभी बताया ना, अगर पिछले साल आपका टर्नओवर 25 और 50 रेगुलेटेड अगर है, अनरेगुलेटेड है तो 3500, पिछले साल मतलब 25-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए पिछला साल 24-25 खत्म होने वाला है, 31 खत्म हो चुका है, 31 मार्च को पता चल गया आपको टर्नओवर कितना है। अभी देख लो, अगर 25-26 की ऑडिट करानी है, यानी 24-25 में लिमिट क्रॉस करती है तो 25-26 में ऑडिट करानी है, तो 25-26 में ऑडिट कराने के लिए क्या करना? साल के बिगिनिंग से 180 दिन, साल का बिगिनिंग कब होता है? 1/4/2025 को साल बिगिन होगा, 180 दिन मतलब लगभग 27 सितंबर 2025 तक ऑडिटर अपॉइंट कर देना। समझ गए क्या? अपॉइंटमेंट इज मेड बाय द बीओडी, शेयर होल्डर का कोई रोल नहीं होता, शेयर होल्डर रेटिफाई करते हैं। अभी आगे क्वेश्चन बोलेगा, देखो आगे टॉपिक है, इन्होंने बेवजह तो लंबा टॉपिक दे दिया, छोटा सा टॉपिक था। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बीओडी करेगा, अपॉइंटमेंट के बाद में कंपनी के शेयर होल्डर्स उस अपॉइंटमेंट को रेटिफाई करेंगे। रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? बाद में अप्रूव करना, ठीक है। अच्छा, रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा बेटा? रेम्यूनरेशन हमेशा याद रखो, रेम्यूनरेशन जो अपॉइंट करता है वही डिसाइड करता है। यहां अपॉइंटमेंट किसने करा? बीओडी ने। रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा? बीओडी। रेटिफाई कौन करेंगे? शेयर होल्डर। तो बड़ा आसान सा प्रोविजन है, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर करेंगे, अपॉइंटमेंट बीओडी करेंगे, शेयर होल्डर रेटिफाई करेंगे। ऑडिटर का रेम्यूनरेशन बीओडी डिसाइड करेंगे, शेयर होल्डर रेटिफाई करेंगे। एक बार आपने ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर दिया, शेयर होल्डर से रेटिफिकेशन करा लिया, अब देखो कंपनी शैल इन्फॉर्म ऑडिटर एंड ऑब्टेन हिज कंसेंट लेटर। ऑडिटर को तो सूचित कर दो भैया तुम्हारा एंगेजमेंट पक्का हो गया है। एंगेजमेंट मतलब तुम्हारा अपॉइंटमेंट पक्का हो गया, तो अभी तुम्हें क्या करना है? अभी तुम्हें अपना कंसेंट देना है। उसकी भी तो कंसेंट लेटर लेना पड़ेगा ना कि हाँ आई एम रेडी टू कंटिन्यू एज कॉस्ट ऑडिटर, तो उसका कंसेंट लेटर अपने को लेना है। सेकंड, यू नीड टू इन्फॉर्म टू सेंट्रल गवर्नमेंट, आरओसी को इन्फॉर्म करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब लिखना सेंट्रल गवर्नमेंट या आरओसी नहीं लिखना। फॉर्म नंबर CRA 2 में, CRA 1 फॉर्म कौन सा था बेटा? जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रिकॉर्ड्स मेंटेन कैसे करना है। CRA 2 फॉर्म क्या है? ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बाद में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है। CRA 2 में कौन इन्फॉर्म करेगा? ऑडिटर या कंपनी? कंपनी इन्फॉर्म करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब कितने दिनों में इन्फॉर्म करना है? इन्फॉर्म करने के लिए टाइम लिमिट हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन अपॉइंटमेंट हुआ उससे 30 दिन, या फिर ईयर के बिगिनिंग से 180 दिन, दोनों में से जो भी अर्लियर है। ईयर के बिगिनिंग से 180 दिन या अपॉइंटमेंट से 30 डेज, व्हिचएवर इज अर्लियर। मतलब अभी जैसे एग्जांपल हमने लिया 25-26 फाइनेंशियल ईयर की ऑडिट होनी है फॉर एग्जांपल, तो 25-26 फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग कब से? 1/4/2025 से, उससे 180 दिनों में अपॉइंट करना है, मतलब 27 सितंबर 2025 तक अपॉइंट कर लेना है। 27 सितंबर 2025 तक अपॉइंटमेंट कर लेना है। अभी इसमें आपने अपॉइंटमेंट जिस दिन करा, मान लो आपने 15 जुलाई को अपॉइंटमेंट करा, तो 30 दिन, 15 जुलाई से 30 दिन मतलब कितना हो गया? 13 अगस्त 2025, या ईयर के बिगिनिंग से 180 दिन मतलब 27 सितंबर 2025, दोनों में से जो भी पहले है, कब पहले आ रहा है? 13 अगस्त 2025। मान लो अपॉइंटमेंट करा आपने 15 सितंबर, तो 15 सितंबर से 30 दिन का मतलब क्या हो गया? 15 सितंबर से 30 दिन का मतलब हो गया 14 अक्टूबर। और ईयर से 180 दिन की बिगिनिंग मतलब 27 सितंबर, तो 14 अक्टूबर और 27 सितंबर, व्हिचएवर इज अर्लियर, मतलब 27 सितंबर तक अपॉइंट करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो ऐसा एक हमने प्रोविजन डाला। तो अपॉइंटमेंट बीओडी करेंगे, बिगिनिंग से 180 दिनों में अपॉइंट करेंगे। अपॉइंटमेंट करने के बाद ऑडिटर को इन्फॉर्म करेंगे, ऑडिटर से कंसेंट लेटर लेंगे कि उसे कोई दिक्कत तो नहीं है ना अपॉइंट होने में, उसने कोई डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं है। उसके अंदर अपॉइंटमेंट कंसेंट लेटर में वो क्या लिखेगा? आई एम विलिंग टू कंटिन्यू,
आई एम विलिंग टू अपॉइंट, I do not have any disqualifications to being appointed as a cost auditor, और नंबर ऑफ ऑडिट्स जो मेरे पास में है वो भी विद इन द लिमिट्स है। ऐसा वो अपना एक लेटर बनाकर देगा, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, कंसेंट लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, कंसेंट लेटर बोलते हैं। तो वो अपना क्या देगा, एक कंसेंट लेटर देगा। उसके बाद में कंपनी आरओसी को, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगी। कितने दिनों में इन्फॉर्म करेगी, जिस दिन अपॉइंटमेंट हुआ उससे 30 दिन या ईयर के बिगनिंग से 180 दिन, दोनों में से जो भी पहले हो। ये आपको ध्यान में रखना है। अपॉइंटमेंट कब तक वैलिड रहेगा, साल के एंड से 180 दिन तक, या आप ऐसे बोलो अगले साल के बिगनिंग से 180 दिन। क्यों, क्योंकि अगले साल के बिगनिंग से 180 दिनों के अंदर अंदर नया कॉस्ट ऑडिटर आ जाएगा। अगले साल के बिगनिंग से 180 दिनों में, तो उससे पहले इसको जाना पड़ेगा ना। तो इस साल के एंड से, मतलब इस साल मतलब जिस साल के लिए अपॉइंट हुआ, 25-26 के लिए अपॉइंट हुआ ना, तो 25-26 के एंड मतलब 31 मार्च 2026 से 180 दिन बोल लूं, या अगले साल के बिगनिंग से बोल लूं 1 अप्रैल 2026, क्या फर्क पड़ता है। उससे 180 दिनों के अंदर अंदर आपको अपना कंप्लीशन कर लेना है। अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट पहले दे दी तो पहले, यानी मैं ऐसे बोलता हूं ईयर के एंड से 180 दिन, और इश्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी पहले हो जाए, आपको अपनी ऑडिट अप टू 180 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर whose audit is conducted, right? अच्छा, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट के बाद में ऑडिटर अपनी ऑडिट करेगा, बढ़िया तरीके से मस्ती से ऑडिट करेगा। अच्छा, ऑडिटर की क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन है क्या, हाँ है। क्या ऑडिटर के राइट्स एंड ड्यूटीज भी, हाँ वो भी है। क्या ऑडिटर का रेजिग्नेशन का भी है, हाँ वो भी है। ऑडिटर के रिमूवल का भी है, वो भी है। यानी अभी हम लोगों को आगे जाकर क्या पढ़ना है, ऑडिटर का क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, ऑडिटर के राइट्स एंड ड्यूटीज, ऑडिटर का रिमूवल और ऑडिटर का रेजिग्नेशन। ये 4 बातों के बारे में हमको भी आगे पढ़ना पड़ेगा। ऑडिट रिपोर्ट की बात करते हैं। ऑडिटर शैल गिव हिज ऑडिट रिपोर्ट इन 180 डेज, यानी वही कब से, फ्रॉम क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बेटा कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, क्लोज या एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जिसकी ऑडिट कर रहे हो। जैसे 25-26 फाइनेंशियल ईयर की आप ऑडिट कर रहे हो, फर्ज कीजिए 25-26 फाइनेंशियल ईयर है, 25-26 फाइनेंशियल ईयर के एंड से 180 दिन। अरे वही जो टेन्योर है भाई, सेम ही तो है। साल के एंड से 180 दिनों तक ये आपका टेन्योर है। 25-26 की ऑडिट कर रहा हूं, 180 दिन, उसमें ऑडिट रिपोर्ट देनी है। ऑडिट रिपोर्ट जो ऑडिटर देगा वो देगा फॉर्म नंबर CRA 3 में। सर क्या हमें CRA 1 तो नहीं पढ़ना, CRA 2 और 3 पढ़ना है, नहीं पढ़ना। सर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, CRA 2 और 3 फॉर्म पे कोई सवाल नहीं पूछता, घबराने की आवश्यकता नहीं। तो CRA 3 फॉर्म में किसको देगा रिपोर्ट, कंपनी को। सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं देगा, कंपनी को रिपोर्ट देगा। अब जैसी कंपनी को ऑडिट रिपोर्ट मिली, on receipt of such audit report, company shall forward the same to the central government along with explanation on any qualified remark या negative remark। क्वालिफाइड रिमार्क या नेगेटिव रिमार्क, जैसी कंपनी के पास रिपोर्ट आई, कंपनी का काम क्या है, उस रिपोर्ट को पढ़े, उसमें कोई भी नेगेटिव रिमार्क है या कोई भी एडवर्स रिमार्क है, कोई क्वालिफिकेटरी रिमार्क है, उसके ऊपर अपना जो है वो जवाब बनाए। और अब ये रिपोर्ट और जवाब दोनों मिलाकर किसको फॉरवर्ड करे, सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करे इन फॉर्म नंबर CRA 4। इन CRA 4 फॉर्म पे आपको अपनी रिपोर्ट फॉरवर्ड करनी है, CRA 4 फॉर्म में, ठीक है। CRA 4 फॉर्म के अंदर आपको अपनी रिपोर्ट फॉरवर्ड करनी है सेंट्रल गवर्नमेंट को। आई बसन में ये आपको ध्यान में रखना है। ये मैंने नीचे एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश की थी, अपॉइंटमेंट के टाइम एंड ऑल के बारे में, बड़ा आसान सा प्रोविजन था, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये है हमारा रूल 3। अब देखो इस रूल को इन्होंने यहाँ इतना डिटेल में डाला है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। आप कहेंगे नहीं सर, हाँ जरूरत, एक चीज और पढ़ाना मैं भूल गया, ये रूल किस पे नहीं लगते, ये रूल किन पर नहीं लगते, यानी कौन सी ऐसी कंपनीज है जो रूल नंबर 3 के हिसाब से कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए, मतलब उसमें रूल नंबर 3 में या 5 में आ रही है, उसके बावजूद भी उसको अपनी कॉस्ट ऑडिट नहीं करानी, ठीक है ना। ऐसी कौन सी कंपनीज है जो रूल नंबर 3 में या 5 में आ रही है, यानी जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने, ऑडिट करानी, फिर भी उनको एग्जाम्पशन मिला हुआ है, नहीं कराना। कौन सा है, इफ एनी कंपनी विच इज कवर्ड इन अबव रूल 3 और रूल नंबर 5, सॉरी 3 या 5 में कवर है, बट ईदर इट्स टर्नओवर इंक्लूड्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 75% टर्नओवर फ्रॉम एक्सपोर्ट्स और वर्किंग इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। या तो कोई ऐसी कंपनी है जिसके टोटल टर्नओवर का 75% या उससे ज्यादा एक्सपोर्ट्स से आता हो, या जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम करती हो, तो भैया उस कंपनी को, सच कंपनीज डू नॉट नीड टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड। तो बेटा ये हमारा क्या बन गया, एक एक्सेप्शन बन गया है, अच्छा सा।
इन कंपनीज को इन रूल्स में आपने बाहर कर दिया। क्या जी, देश में सहयोग दे रहे हैं, फॉरेन अगर आपका जो है एक्सपोर्ट है तो फॉरेन करेंसी बहुत सारा आएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है तो उसमें तो देना ही पड़ता है, तभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रमोट हो पाता है, वरना स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई अपनी यूनिट खोलना ही नहीं चाहता। थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड एरिया होते हैं इसीलिए। ठीक है, चलो अब देखो इन्होंने यहाँ पे रूल 1 2 3 4 इतना डिटेल में दिया, कोई मतलब नहीं था उसका। ठीक है ना, इतना देखो कितना लंबा चौड़ा टेबल बना दिया, इसकी कोई नीड नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ना बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है, सारी बातें वहां लिख दी मैंने। ठीक है ना, सारी बातें सब 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 बस यहाँ से यहाँ तक। तो ये सारा सर हम छोड़ दें क्या? बिल्कुल छोड़ दो आंख बंद करके। सर ये सारा आपने हमको पढ़ा दिया, रूल नंबर 1 to 6 के जो भी रूल्स हैं मैंने यहाँ पे सारा देखो चार्ट बना दिया है, तो ये सारा छोड़ देना। कहाँ से पढ़ लेना? चार्ट से। ऐसे लिख दो यहाँ पे चार्ट, बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना, चार्ट से पढ़ना है। मैं तो ऐसे ही करता था जब मैं पढ़ता था ना, हमारे टाइम पे तो थ्योरेटिकल पेपर की ट्यूशन ही नहीं होती थी, फिर भी टीचर जो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल में जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है उसमें बताते थे ना, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग ऐसे पेज पे लिख देते चार्ट। हमको बड़ा मजा आता था कि यार ये नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये देखो CRA 1 फॉर्म है, ये तो लिस्ट थी। अभी नीचे जाओगे ना, CRA 1 फॉर्म के ऊपर 50 पेज दे रखे हैं नीचे जाके। ये तो नाम है, मटेरियल का रिकॉर्ड मेंटेन करो, एम्प्लॉय कॉस्ट का रिकॉर्ड, यूटिलिटी का, डायरेक्ट एक्सपेंस का, रिपेयर मेंटेनेंस का, फिक्स कॉस्ट का, इनका रिकॉर्ड मेंटेन करना है आपको। और इनके बारे में डिटेल नीचे दे रखी है, वहीं पढ़ना, घबराना नहीं। देखो मैंने क्रॉस लगा दिया। CRA 2 फॉर्म जो मैंने कहा था ना, इसमें ऑडिटर अपनी, जिसमें आप सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करोगे अपॉइंटमेंट के बारे में कि हमने भैया इस फलाना व्यक्ति को अपना ऑडिटर बनाया, उसको भरते समय उसमें क्या क्या डिटेल जाएगी। देखो सवाल तो नहीं पूछा कभी, लेकिन अगर पूछ ले तो सर इन जनरली हाँ आ सकता है, क्या पूछ सकता है। देखो इसलिए सवाल पूछ सकता है, इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, जी इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब कंपनी CRA 2 फॉर्म जमा कराएगी ROC में, तो उसमें क्या क्या जाएगा। एक तो आपका SIN और FCRN। ठीक है बच्चे, जनरल इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जिनकी कॉस्ट ऑडिट हो रही है। आपने जब कॉस्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट का इंफॉर्मेशन दिया तो मतलब कॉस्ट ऑडिट हो रही है। डिटेल्स ऑफ द ऑल कॉस्ट ऑडिटर्स अपॉइंटेड, फाइनेंशियल ईयर टू बी कवर्ड इन द कॉस्ट ऑडिट, डिटेल्स ऑफ द प्रीवियस कॉस्ट ऑडिटर which has not been reappointed, and attachment। क्या बोर्ड रिजोल्यूशन की कॉपी, ऑडिटर को अपॉइंट करा होगा उसके बोर्ड रिजोल्यूशन की कॉपी, और अगर कोई और, सिंपल है यार, याद हो जाएगा, सिंपल है। कंपनी का SIN, जनरल इंफॉर्मेशन कंपनी की, जिस प्रोडक्ट की ऑडिट करा रहे उसकी इंफॉर्मेशन, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करा तो ऑडिटर की डिटेल है ना, पिछले वाले ऑडिटर की डिटेल अगर उसको रीअपॉइंट नहीं करा, बोर्ड रिजोल्यूशन पास करा होगा उसका अटैचमेंट डाल देना, खत्म कहानी। और एक उस ईयर का भी लिख देना जिसकी ऑडिट हो रही है। फिर आता है फॉर्म नंबर 3, CRA 3। CRA 3 कौन सा फॉर्म है बेटा, ध्यान में देखो। CRA 3 फॉर्म कौन सा है, वो जिसमें कॉस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाकर देगा। घबराओ मत, फॉर्म पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आगे फॉर्म दे रखा है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं कि सर आपने कहा था फॉर्म CRA 1 2 3 पढ़ना नहीं पढ़ना है। अभी भी यही बोल रहा हूं, फॉर्म तो आगे भी आएंगे, वो नहीं पढ़ना। ये इतनी सी चीज, इस पर एक छोटा सवाल पूछेगा। CRA फॉर्म 3, फॉर्म ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। अब फॉर्मेट जो ना वो बहुत बड़ा है, वो आपको नहीं पढ़ना। ये वाले पे सवाल पूछ सकता है एग्जाम में, सवाल पूछ सकता है। क्या डिटेल्ड यूनिट वाइज क्या क्या जाएगा इसके अंदर, डिटेल्ड यूनिट वाइज और प्रोडक्ट और सर्विस वाइज कॉस्ट स्टेटमेंट एंड शेड्यूल्स in respect of products or services under reference of company duly audited and certified by me us are not kept in the company। आपने जिन प्रोडक्ट्स की ऑडिट करी या जिन प्रोडक्ट्स के आपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स चेक करे, उनमें से किस किस के रिकॉर्ड्स कंपनी में प्रॉपरली मेंटेन नहीं है या आपने सर्टिफाई जो करे उनमें से। तो कहते हैं बाय मी और अस, अगर ये इंडिविजुअल अपॉइंट हुआ तो मी लिखेगा, फर्म में तो जिन जिन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट रिकॉर्ड्स की आपने ऑडिट करी, जिन जिन प्रोडक्ट सर्विसेज के आपने कॉस्ट स्टेटमेंट चेक करा, उनमें से किन किन के रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन नहीं थे, एक तो ये बताना। सेकेंड, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में कुछ एनेक्सर जाएगी, फॉर्म पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, डी।
इस पर सवाल कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है ना। देखो पार्ट ए बी सी में क्या है, फटाफट से आते हैं पार्ट ए बी सी में। पार्ट ए में ये बेटा इन केस ऑफ ऑल कंपनीज, ये जब भी आप किसी भी कंपनी की कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाओगे, किसी भी कंपनी की कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाओगे तो पार्ट ए जाएगा, पार्ट बी और सी में से कोई एक जाएगा। पार्ट ए में जनरल इंफॉर्मेशन है, कंपनी की जनरल इंफॉर्मेशन, कॉस्ट ऑडिटर की जनरल डिटेल, कॉस्ट अकाउंटिंग पॉलिसी की डिटेल एंड प्रोडक्ट सर्विसेज जिनकी आपने ऑडिट करनी है, इन चारों की आपको डिटेल इसके अंदर देनी है। ये सब कंपनी, किसी भी कंपनी की कॉस्ट। पर पार्ट बी और पार्ट सी, अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो पार्ट बी, अगर सर्विस है तो पार्ट सी, दोनों में सेम इंफॉर्मेशन है। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, अब्रिज्ड कॉस्ट स्टेटमेंट समरी फॉर्म में जो होते हैं, अब्रिज्ड का मतलब होता है समराइज्ड कॉस्ट स्टेटमेंट, डिटेल्स ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, डिटेल्स ऑफ यूटिलिटीज कंज्यूम्ड, डिटेल्स ऑफ इंडस्ट्री स्पेसिफिक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। पार्ट सी सर्विस सेक्टर, सेम इंफॉर्मेशन। पार्ट डी प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, प्रॉफिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वैल्यू एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स। मैंने कहा था ना जो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं वो किस पर आते हैं, प्रॉफिट रिकंसिलिएशन पर आएगा, प्रॉफिट फाइनेंशियल एंड कॉस्टिंग प्रॉफिट, या कॉस्टिंग प्रॉफिट कैसे निकालना है इसके ऊपर आएगा, और या फिर किसके ऊपर आएगा, फाइनेंशियल सॉरी वो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, तो वो जो वैल्यू एडिशन हम करते हैं उसके ऊपर, फाइनेंशियल पोजीशन एंड रेशियो एनालिसिस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंड रिकंसिलिएशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये बेटा एनेक्स्चर देखो पूछ सकता है, वैसे तो नहीं पूछना चाहिए, हम लोग तो यही मानते हैं कि नहीं पूछना चाहिए क्योंकि बनता नहीं है लॉजिक, पर पूछ ले तो। अब आता है CRA 4 फॉर्म। CRA 4 फॉर्म कौन सा होता है बेटा, CRA 4 फॉर्म है जिसमें कंपनी को हमने ऑडिट रिपोर्ट दी, कंपनी उस रिपोर्ट को कहां फॉरवर्ड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करती है विद रिप्लाई टू द नेगेटिव कमेंट्स, ठीक है ना। सी इट इज कॉस्ट रिपोर्ट सबमिट बाय कंपनी टू ROC, मैं यहां सेंट्रल गवर्नमेंट कर देता हूं इन CRA 4 फॉर्म। अब देखो CRA 4 फॉर्म में क्या क्या चीजें आएंगी, मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि ऑडिटर ओपिनियन क्या देगा, क्योंकि वो तो ऑडिटर ओपिनियन देगा। तो उस ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चीजें जनरली जाती हैं वो मैं आपको बता सकता हूं। वैसे तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट खुद बनाएगा, लेकिन उस रिपोर्ट में ऑडिटर क्या क्या चीजें डालता है, सामान्य तौर पर कॉमन चीजें, कंपनी का सिन, जनरल इंफॉर्मेशन, डिटेल्स ऑफ द इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हेडिंग लेवल, राइट, विच द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इज बीइंग सबमिटेड, वो सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के डिटेल्स जो कि कॉस्ट ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में कवर अप करा, डिटेल्स ऑफ द इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स और प्रोडक्ट और सर्विसेज नॉट कवर्ड इन कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। मतलब क्या इन दोनों का मतलब, अगर आपकी कंपनी कई प्रोडक्ट बनाती है लेकिन उसमें से मान लीजिए 5 प्रोडक्ट बनाती है और 3 नोटिफाइड है, 5 प्रोडक्ट बनाती है और 3 नोटिफाइड है, तो 3 की डिटेल तो ऊपर जिनकी आपने ऑडिट करी, 2 जिनकी ऑडिट नहीं करी वो नीचे। डिटेल्स ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंटेड, डिटेल्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, क्या क्या आपके ऑब्जर्वेशंस एंड अदर अटैचमेंट्स लाइक XBRL डॉक्यूमेंट और ऑप्शनल डॉक्यूमेंट। पढ़ जाना बेटा, वैसे तो नॉट इंपॉर्टेंट है लेकिन मैं यहां से हटा रहा हूं, मैं इसलिए हटा रहा हूं यहां से नॉट इंपॉर्टेंट कि एक छोटा सा चांस है एग्जाम में पूछ ले, ठीक है बस। अब CRA 1 2 3 4 फॉर्म में इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, मतलब ये देखो नीचे तो रूल्स दे रखे डिटेल में, हमने ऊपर लिखा ऑलरेडी कवर्ड, नहीं पढ़ना है, मत पढ़ना, कुछ मत करना बेटा, कुछ भी मत करना, मेरे कहने पे छोड़ जाना, कुछ भी नहीं होगा, सब मैंने पढ़ा दिया पूरा। ये वो रेगुलेटेड सेक्टर की लिस्ट, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, सब बेकार है, सारा का सारा बेकार है। ठीक है, अब नीचे देखो जो अपन ऊपर चार्ट बनाया था ना बेटा, उसी को इन्होंने यहां पर पूरा डिटेल में लिखा है, जो ऊपर चार्ट अपन ने बनाया था पूरा डिटेल में, ठीक है ना। अच्छा, एक लिस्ट में आपको बताता हूं, अब सुनो, CRA 1 फॉर्म नहीं है, एक लिस्ट है हमारे पास में छोटी सी, आप देखो CRA 1 फॉर्म का समरी है एक तरीके से, ये CRA 1 फॉर्म का समरी है। द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स वुड फॉर्म पास्ट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, राइट, हम आपको कुछ कॉस्ट रिकॉर्ड्स बता रहे हैं जो जनरली हर एंटिटी शामिल करती है। CRA 1 फॉर्म का समरी, CRA 1 फॉर्म में कितने आइटम है, मतलब 32 आइटम है, CRA 1 फॉर्म में 32 आइटम है और हर आइटम के ऊपर 12 15 पॉइंट दे रखे हैं, ये उसका समरी है,
राइट। तो एक तरीके से जैसे हमने सीआरए रूल नंबर 3 में क्या बोला कि भैया जो जो कंपनीज वो लिमिट क्रॉस करती हैं, जो जो कंपनी भी लिमिट क्रॉस करती है उनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। जो जो कंपनी भी रिकॉर्ड्स रूल नंबर 3 में कवर हो रही है उनको अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने, कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, करेक्ट। तो सीआरए 1 फॉर्म में मेंटेन करने हैं, राइट। सीआरए 1 फॉर्म के अंदर उनको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, ठीक है। अब सीआरए 1 फॉर्म तो बहुत बड़ा है, तो उसकी एक समरी सॉर्ट ऑफ इन्होंने यहां पर दी है कि भैया सामान्य तौर पर ये रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करते हैं। अब देखो लिखा तो मैंने क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन क्या हम याद करेंगे? नहीं, याद नहीं होगा, याद नहीं होगा। ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, याद नहीं होगा, पर अच्छे से, क्या लिख रहा हूं, अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ लेना। कब? एग्जाम वाले दिन, एग्जाम वाले दिन कंसंट्रेशन के साथ एग्जाम वाले दिन पढ़ लेना बस। कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ एग्जाम वाले दिन पढ़ लेना बस, और पढ़ के चले जाना। समझे क्या? कुछ नहीं करना है, याद रहेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं याद रहेगा। पढ़ के जाना अच्छे से, याद रहेगा, मानो मेरी बात, कोई चिंता की बात नहीं, याद रहेगा, नहीं भूलोगे। पढ़ना कब? एग्जाम देने जा रहे हो, मान लो पेपर है तुम्हारा सुबह 10 बजे से पेपर है, 10 से 1 मान लो, तो क्या करना, सुबह 6 बजे 7 बजे पढ़ना, खटाखट से, मुश्किल से 10 मिनट लगेगा। रीड प्रोडक्शन, क्या क्या रिकॉर्ड है, रॉ मटेरियल करेंगे, प्रोडक्शन रिपोर्ट का, रिजेक्शन, वेस्टेजेस, स्क्रैप रिपोर्ट का, मशीन यूटिलाइजेशन, आइडल स्टॉपेज टाइम रिपोर्ट, आइडल टाइम, ऐसे, राइट। और पढ़ना सुबह सुबह, और अगर लगे फिर भी एक तो ये पेज को फाड़ना दोनों को, ठीक है, साथ में लेके जाना, एग्जाम अंदर नहीं लेके जाना, बाहर स्कूटर पे बैठते ना जहाँ पे अपन अपना गाड़ी खड़ी करते हैं, खटाखट एकदम अंदर घुसने से पहले खटाखट वहीं फाड़ के फेंक देना। क्या है ना, दोबारा चाहिए ही नहीं अपने को, दोबारा सीएमए फाइनल का एग्जाम देना ही नहीं है, बात खत्म हो गई। क्यों नहीं देना है? क्योंकि इसी में क्लियर करना है। तो ऐसे पढ़ के जाना और कुछ भी नहीं करना है, बस ये लिस्ट पढ़ के जाना। दोबारा बोल रहा हूँ, पढ़ के जाना बस, कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद में नीचे देखो कॉस्ट ऑडिट, ये सारा मैंने ऊपर पढ़ा दिया आपको, ठीक है, सारा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। बस 1-2 बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से बड़ा सिंपल है, रूल हमने पढ़ लिए 1 2 3 4 5 6 तक। 1 2 काम का नहीं है, 3 और 5 का सेट है, 6 4 और 6 का सेट है, 3 5 है कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करने हैं और किसको मेंटेन करने हैं। 4 और 6 बताता है कॉस्ट ऑडिट किसको करानी है और कैसे होगी। उसके लिए भी 148 का चार्ट पढ़ाना बाकी है, जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं। 148 का चार्ट बिल्कुल सेम चार्ट है वो जो मैंने पढ़ाया, बिल्कुल सेम। हम आपको क्या कमेंट्स में लिंक दे देंगे, कॉपी कर लो वहां से, नहीं तो हम लोग कमेंट्स में आपको एक लिंक दे देंगे, वहां से डाउनलोड कर लेना। 2 पेज का छोटा सा चार्ट है, सारी बातें उसके अंदर आ गई। मैं भी दिखाता हूं आपको भी चार्ट, लेकिन पहले जरा ये बता दो, ये वाला हमारा काम का नहीं, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, सब कवर्ड है। द कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंटेड शैल सबमिट अ सर्टिफिकेट। अब आपको देखो याद करो, हमने क्या कहा था वहां पर, हमने कहा था कि जब कभी भी आप कॉस्ट ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट होंगे तो ऑडिटर को इन्फॉर्म करना, और ऑडिटर से क्या ले लेना, ऑडिटर से क्या ले लेना, उससे कंसेंट लेटर ले लेना, एक कंसेंट लेटर, करेक्ट। उस कंसेंट लेटर में बहुत सारी बातें लिख देगा। क्या क्या बातें लिख देगा भैया कंसेंट लेटर के अंदर? बहुत सारी बातें क्या है कंसेंट लेटर के अंदर? देखो कंसेंट लेटर में बहुत सारी बातें क्या है, ये पे हमने आपको यहां पर क्या बना दिया कंसेंट लेटर के लिए। एक देखो, द कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंटेड शैल सबमिट अ सर्टिफिकेट, with certificate. Individual or firm is eligible for appointment and not disqualified for appointment. वो लिख देगा कि सर मेरी फर्म इस अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, या मैं अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हूं। क्या ऑडिटर की क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन है क्या? है, बोला था ना अभी मैंने, पढ़ेंगे आगे। क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, उसके राइट्स एंड ड्यूटीज, उसका रिमूवल, उसका रेजिग्नेशन, राइट्स एंड ड्यूटी, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, राइट्स एंड ड्यूटीज और रेजिग्नेशन और रिमूवल पे पढ़ेंगे, बातें करेंगे बहुत सारी। ऑडिटर लिख के देगा भैया मैं क्वालिफाइड हूं सर, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, फर्म और इंडिविजुअल सेटिस्फाई द क्राइटेरिया प्रोवाइडेड इन सेक्शन 141, क्वालिफिकेशन का ही है।
प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट इज विद इन द लिमिट, पीछे बोला था ना लिख के देगा कि सर हम डिस्क्वालिफाइड नहीं है, लिमिट में है अपॉइंटमेंट। लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग अगेंस्ट कॉस्ट ऑडिटर और ऑडिट फर्म और एनी पार्टनर और ऑडिट फर्म, कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग बोलते हैं कि ऑडिटर के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स तो नहीं है, कॉस्ट ऑडिटर के ऊपर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स क्या होता है बेटा, हमारे ऊपर ICMAI जो हमारा पेरेंट इंस्टीट्यूट है उसने कोई लगा दिया चार्ज, आपने कोई गलती कर दी, आगे प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ाऊंगा, कोड ऑफ एथिक्स, उसका आपने कोई वायलेशन कर दिया तो इंस्टीट्यूट आपको सजा देता है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चालू हो जाती हैं आपके ऊपर। तो नहीं, ये सर्टिफिकेट बना के दोगे क्या ना जी। देखो, जिस बंदे को कॉस्ट ऑडिटर बनाया, जिस बंदे को कॉस्ट ऑडिटर बनाया अपन ने अपनी कॉस्ट ऑडिट के लिए, उसको अपॉइंट तो अपन ने कर दिया, लेकिन ये सब बातें तो ध्यान रखनी पड़ेगी ना। बचपन में पढ़ा ना एक रूल ऑफ कैवेट एम्पेटर। कैवेट एम्पेटर क्या, लेट द बायर बी अवेयर। हम बायर है, हम उसकी सर्विसेज खरीद रहे हैं, तो हमको भी थोड़ा सा तो क्या रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा ना। तो कॉस्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बाद जैसे ही कॉस्ट ऑडिटर का आपने अपॉइंटमेंट करा, उसको इन्फॉर्म करा कि भैया तेरा अपॉइंटमेंट हो गया। अभी उसको बोला कि एक क्या दे अपने को, कंसेंट लेटर दे सर्टिफिकेट के साथ। कंसेंट लेटर में क्या लिख, मैं रेडी हूं, विलिंगनेस। और सर्टिफिकेट में 4 बातें लिखनी है, एक्चुअली में 3 ही बातें हैं बट इन्होंने 4 बता दी। पहला, ही इज क्वालिफाइड टू अपॉइंट एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड टू अपॉइंट एंड अंडर सेक्शन 141B। 2 अलग अलग बात, एक ही बात है बट 2 अलग अलग बना दिया। तीसरा, लिस्ट ऑफ क्या जितनी भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स उसके ऊपर चल रही है उनकी लिस्ट बना कर दे हमें। और चौथा, जो टोटल ऑडिट्स तेरे पास में, मतलब हमारी ऑडिट लेने के बाद भी तू विद इन द टोटल जो लिमिट है उसके अंदर ही रहेगा, उसके बाहर नहीं जाने वाला है। तो ऐसा एक सर्टिफिकेट बनाकर भैया हमको फटाफट से दे दे, तो हम तेरा अपॉइंटमेंट क्या कर दें, पक्का कर दें और ऑडिट चालू हो जाए। बस बाकी बातें सब पीछे हम पढ़ चुके हैं, बाकी सारी बातें पढ़ चुके हैं, कुछ भी नहीं पढ़ना। देखो सारा कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं। आप कहेंगे सर इतनी सारी बातें क्या पीछे आ गई चार्ट में? बिल्कुल आ गई। अब भरोसा नहीं है क्या आपको? तो फिर क्या करना, घर जाके एक बार इसको रीड कर लेना, फिर काट देना। बस अभी मत काटो, घर ना जाके रीड कर लेना इसको और ऊपर चार्ट देख लेना, जो लिखा है वो चार्ट में आ जाए तो फिर यहां से काट देना, वरना हमें बता देना, कमेंट्स में हमें मैसेज कर देना और व्हाट्सएप कर देना कि सर देखो ये वाले पॉइंट आपके चार्ट में नहीं है। हम क्या करेंगे, यहां से दोबारा पढ़ा देंगे, नया चार्ट बना लेंगे। लेकिन ऐसी जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि जितनी चीजें यहां हैं सब, इसलिए मैंने आपको शुरू में ही कहा था, बेकार में इतना ज्यादा बच्चे बॉदर होते हैं, सर ये वो कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा। देखो कितनी जल्दी जल्दी हमारा रिवीजन हो गया, कुछ भी नहीं करना है। यानी 50 नंबर की कॉस्ट ऑडिट ना, 50 नंबर की कॉस्ट ऑडिट, ध्यान रखो बेटा, 50 नंबर की कॉस्ट ऑडिट इतनी जल्दी रिवाइज हो जाएगी ना आपकी। एग्जाम से एक दिन पहले बस ये वीडियो चला लेना आप, 50 नंबर में से 40 नंबर लाने की मेरी गारंटी है, चिंता करने की बात नहीं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा, अभी आपको मैराथन के अंदर हम प्रैक्टिकल भी कराएंगे। ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल पोर्शन करा दिया, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के प्रैक्टिकल भी कराऊंगा, और जो हमारे बाकी के कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चंस आते हैं उनको बारे में भी हम बात करने वाले, तो चिंता नहीं करना। ये आ गया देखो, मोस्ट अवेटेड फॉर्म नंबर CRA 1। क्या बोला था मैंने, पढ़ना नहीं, कितने पेज है तो गिनना चालू करो। एक मटेरियल के ऊपर कितने पॉइंट है देखो, अरे बाप रे कितने पॉइंट आ रहे हैं बच्चा, W मतलब XYZ यानी 23 पॉइंट है इसके ऊपर। अरे बाप रे, इतना कोई याद कर सकता है कि एम्प्लॉय कॉस्ट में कितने पॉइंट है, कहां तक आ रहे हैं, यू तक आ रहे हैं। तो 3, 4, 5 कितने पेजेस है, गिनने में बहुत टाइम, जितना टाइम तो गिनने में लगेगा ना, उतना टाइम तो हमारा वैसे ही खराब हो जाना है। तो मोटा मोटी आप मान के चलो 30-35 पेज तो होंगे, 40 भी हो सकते हैं। अभी बताओ इसको कोई याद कर सकता है क्या? CRA 1 इंस्टीट्यूट को भी क्या ना, सिलेबस में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि यार जो इरेलेवेंट चीजें हैं, जिसको बच्चे याद नहीं कर सकते उसको सिलेबस से हटा दो। क्या ना, मॉड्यूल पतला हो जाता है, अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस आता है थोड़ा सा। CRA 2 फॉर्म आ गया, नहीं पढ़ना है। ये आ गया CRA 3 फॉर्म, ठीक है ना। इसमें ओपिनियन, ये सब मैं आपको वैसे भी अलग से बताऊंगा और यहाँ पे भी बता देता हूँ। पढ़ना नहीं है, क्यों नहीं पढ़ना है सर? क्योंकि लॉ में, कॉर्पोरेट लॉ के सब्जेक्ट के अंदर एक सब्जेक्ट था, एक टॉपिक था ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। क्या टॉपिक था? ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। इंटर में भी पढ़ा था, उसमें जो पॉइंट्स पढ़े थे ना 143 सबसेक्शन 3 में, 143 सबसेक्शन 3 में वही पॉइंट्स। देखो क्या, फिर भी दोबारा बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए। ऑडिटर मत पढ़ना, बस आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं मेरे बच्चे, बस जानकारी के लिए, दिमाग मत लगाना। किसी बच्चे को लगे नहीं सर मेरे को, कोई बात नहीं, याद कर लेना, लेकिन काम का नहीं है। क्या बोल रहे हैं, ऑडिटर जो अपनी रिपोर्ट देगा फॉर्म नंबर CRA 3 फॉर्म के अंदर, रिपोर्ट जो देगा CRA 3 फॉर्म में, उसमें क्या क्या बातें लिखता है। अगर किसी को 143(3) याद है,
143 सबसेक्शन 3 ऑडिटर की राइट्स एंड ड्यूटीज का था, जिसमें ऑडिटर को 143(3) के अंदर कुछ मैटर्स के बारे में अपनी रिपोर्ट में लिखना था। तो ये वही मैटर्स है। देखो, आई और वी हैव ऑडिटेड ऑब्टेन ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन which to the best of our knowledge and belief necessary for audit। हमें वो सारी जानकारी इंफॉर्मेशन मिल गई जो हमारी ऑडिट के लिए चाहिए। 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए। इन आवर ओपिनियन प्रॉपर कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैव बीन और हैव नॉट बीन मेंटेन। जो भी आपको मिला, अगर मिले हैं मेंटेन तो मेंटेन। इन आवर ओपिनियन प्रॉपर रिटर्न्स फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट ऑडिट हैव बीन रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रांचेस नॉट विजिटेड बाय अस। जो ब्रांचेस हमने विजिट नहीं करी उनकी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट हमारे पास आ गई। In our opinion and the best of our information, books and records gives or do not give true and fair view। अगर देती है तो लिखो true and fair view, नहीं देती है रिकॉर्ड तो लिखो true and fair view नहीं देती। In our opinion, company has or does not have adequate system of internal control of cost records in commensurate to the nature and size। कंपनी में internal audit है या नहीं, कंपनी के cost records के internal audit का provision है या नहीं। In our opinion, an information and statement annexure cost audit report gives or does not give true and fair view of cost of production or services or cost of sales or margin and detail unit wise product wise cost statement and schedules in respect of the products or services audited and certified by me are not kept in the company। ये सारी बातों को अपनी रिपोर्ट में आपको क्या रहने का लेगा, बताने का है इन सब के बारे में। ठीक है जी, ये एनेक्शन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट है। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर ये ऊपर हमने पढ़ा था ना एनेक्शन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में, ध्यान है आपको, मैंने उसमें बहुत सारी चीजें बताई थी, याद दिलाता हूं आपको। देखो शायद आपको याद नहीं रहा होगा, पीछे लेके चलता हूं तो फटाफट से याद आएगा आपको। ये देखो एनेक्शर्स टू कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट था, पार्ट ए था, पार्ट बी सी डी था ना, कि ऑडिट रिपोर्ट में एनेक्शर। मैंने कहा था ये वाला पढ़ लेना। देखो ये हमने बोला था इस पर क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। अब ये एग्जाम में सवाल है ना, मैंने कहा इतना ही पढ़ लेना है, इतना ही पढ़ना है। ये जो पार्ट ए है ऑडिट रिपोर्ट में, सीआरए 3 फॉर्म में ऑडिट रिपोर्ट है, उसमें पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन में अंदर क्या क्या जाएगा वो आगे डिटेल में दे रखा है। जनरल डिटेल्स ऑफ कॉस्ट ऑडिटर में क्या जाएगा आगे दे रखा है। कॉस्ट अकाउंटिंग पॉलिसी में क्या जाएगा, वो जो अभी अपन पढ़ रहे थे ना वो यही वाला था। समझे क्या, लिंकअप हुआ क्या? ठीक है, देखो जनरल इंफॉर्मेशन पहला पॉइंट था, नेम ऑफ कंपनी, एड्रेस ऑफ कंपनी, सिन नंबर, ये सब मालूम है क्या ना। जब हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं ना, जैसे ही आपने सिन डाला ना यहाँ पे, ये सब अपने आप ले लेगा। ठीक है, बस ये डेट वगैरह को छोड़ के, ठीक है ना। फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्टिंग की बिगिनिंग की डेट, एंड की डेट, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग की डेट, एंड की डेट, अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करा नहीं करा, ये सारा आपको पढ़ना नहीं है, घबराओ मत, पढ़ने का नहीं है। ठीक है, ये सारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर वो था ना मैन्युफैक्चरिंग में डिटेल जाएगी वो, फिर उसके बाद में सर्विस इंडस्ट्री वाले में जाएगी वो। क्या ये फॉर्म को आप पढ़ सकते हैं क्या फॉर्म को याद करते हैं क्या? नहीं, फॉर्म को कभी याद नहीं करना होता है, राइट। पता नहीं इंस्टीट्यूट क्यों देता है, मुझे लगता है कि यार बच्चों को क्यों पढ़ाते हो। ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, दे दिया तो कोई बात नहीं। ये फॉर्म नंबर सीआर है जिसमें कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजेगी अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन और इंफॉर्मेशन। आगे बात समझ में? तो यहां तक की बात मेरे बच्चे आपको ध्यान में रखनी है। और अब हम आपको लेकर चलेंगे किस पर, वो जो मैंने बोला था ना चार्ट पढ़ाऊंगा 148 का, पढ़ा दिया पूरा, दोबारा से एक और चार्ट दिखा रहा हूं। सेम ही चार्ट है जो मैंने बनाया ना हाथ से, वही सेम बात है, राइट, सेम बात। हम आप देखो बच्चों, ये हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिट का 148 का डेट अलॉन्ग विद, यहां लिख देता हूं, अलॉन्ग विद क्या, कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स। ठीक है, देखो वही कौन सी कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, जो बिलोंगिंग टू नोटिफाइड क्लास 1 एंगेज इन प्रोडक्शन एंड टर्नओवर इज ग्रेटर देन इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करने, यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, लेबर और अदर आइटम ऑफ कॉस्ट की डिटेल आएगी सीआरए 1 फॉर्म में, और आप उनसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर यूनिट निकाल सके, सेल प्राइस निकाल सके, और प्रॉफिट या मार्जिन पर यूनिट। उसके आगे हमने आपको कहा था कि अगर कॉस्ट ऑडिट करानी है तो कौन सा लगेगा, देखो ये वाला 50 और 25, 100 और 35, रेगुलेटेड सेक्टर और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। कॉस्ट ऑडिटर कौन होगा, CWA या CMA होगा खाली, वेन टू अपॉइंट 180 दिनों में,
अपॉइंट कौन करेगा? अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है, ठीक है, अपॉइंट तो बीओडी करेगा, घबराओ नहीं, बीओडी ही अपॉइंट करेगा हर केस में। फर्क कितना सा है, अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो उस केस में, अब ये बात हमें पता चलती है सेक्शन 148 से, यदि कंपनी में ऑडिट कमेटी है, अपॉइंट बीओडी करेगा, मैं फिर कह रहा हूं शेयर होल्डर अपॉइंट नहीं करेंगे, अपॉइंट बीओडी करेगा, शेयर होल्डर रेटिफाई करेंगे। लेकिन अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो कंपनी की ऑडिट कमेटी रिकमेंडेशन देगी, माइंड द वर्ड, कंपनी की ऑडिट कमेटी रिकमेंडेशन देगी। किसको रिकमेंडेशन देगी बेटा? कंपनी की ऑडिट कमेटी। कंपनी की ऑडिट कमेटी रिकमेंडेशन देगी कंपनी के बीओडी को कि भैया इनमें से किसी को एक अपना कॉस्ट ऑडिटर बना लो, आप उसमें से किसी एक व्यक्ति को अपना कॉस्ट ऑडिटर बना सकते हैं। अच्छा, कंपनी की ऑडिट कमेटी रिकमेंडेशन देती है जो चार्टेड कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं, सीएमएस हैं, उनकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस को देख के। और अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है तो ये काम बीओडी खुद करेगा, बस इतना सा ही फर्क है, राइट। अपॉइंटमेंट के बाद में आपको सीजी को इन्फॉर्म करना है 30 दिन और या फिर 180 डेज फ्रॉम द बिगिनिंग, व्हिचएवर इज अर्लियर। ऑडिटर को भी इन्फॉर्म करेंगे। राइट्स एंड ड्यूटीज सेम एज फाइनेंशियल ऑडिटर है, लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा। वैसे ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कंपनी के जो फाइनेंशियल ऑडिटर के राइट्स एंड ड्यूटीज है सेम राइट्स। मैंने तो कोई ये इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में लेकर आया था, कंपनी के फाइनेंस, मैंने आपको पीछे कहा था ना, राइट्स एंड ड्यूटीज, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, रेजिग्नेशन, रिमूवल पढ़ना है, सब पढ़ेंगे अभी हम आगे, लेकिन मैंने यही स्टार्ट में लिख दिया सेम, बिल्कुल सेम है, कोई अलग से राइट्स। कंपनीज एक्ट में कॉस्ट ऑडिटर के राइट्स एंड ड्यूटीज, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, रेजिग्नेशन और रिमूवल को लेकर कोई अलग से प्रोविजन नहीं है, कोई भी प्रोविजन अलग से नहीं है। राइट्स एंड ड्यूटीज के लिए कोई अलग से प्रोविजन नहीं है ना। मैंने बोला आगे पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाओगे फिर बताता हूं आगे क्या पढ़ाएंगे। अपॉइंट सेम राइट्स एंड ड्यूटीज, टेन्योर क्या बोला था, साल के एंड से 180 दिन या फिर ऑडिट रिपोर्ट इश्यू हो जाए, दोनों में से जो भी पहले हो, राइट। आपको कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट किसको देनी है? कंपनी को देनी है 180 दिनों में, राइट, और या बीओडी को, ठीक है, और बीओडी को फॉरवर्ड करेंगे। बीओडी को जो फॉरवर्ड करोगे वो रिपोर्ट बीओडी आगे किसको फॉरवर्ड करेगा? बीओडी विल फॉरवर्ड टू सीजी, जिसमें वो एक्सप्लेनेशन देगा ऑन क्वालिफिकेशन एंड रिजर्वेशन। कितने दिनों में देगा? 30 दिन में। जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट आएगी ना ऑडिटर के पास में, बीओडी के पास में या कंपनी के पास, उससे 30 डेज के अंदर अंदर, जिस दिन रिपोर्ट आएगी उससे 30 डेज के अंदर अंदर वो उस रिपोर्ट को फॉरवर्ड करेगा किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, विद एक्सप्लेनेशन CRA 4 फॉर्म के अंदर, ठीक है। अच्छा, ऑडिटर को ऑडिट करते समय कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना, ये बात मैंने आपको सुबह ही शुरू में ही बता दी कि कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं। कंपनी को कॉस्ट अकाउंट बनाते समय कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने, ऑडिटर को ऑडिट करते समय कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, तो कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर कॉस्ट ऑडिटर के प्लेस पर कोई कैजुअल वैकेंसी आ जाती है, कैजुअल वैकेंसी मतलब यानी अगर ऑडिटर को रिजाइन करना पड़े, ऑडिटर को हम रिमूव कर दें, डेथ हो जाए, तो बेटा उसको 30 दिनों के अंदर अंदर बीओडी क्या करेगा? फिल करेगा कैजुअल वैकेंसी। तो मैंने आपको इस उधर क्या नहीं बताया, ये और ये नहीं बताया। अभी क्यों नहीं बताया? कहा था ना मैंने आपको कि क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, राइट्स, ड्यूटीज, रेजिग्नेशन, रिमूवल आगे पढ़ाना है, अभी भी पढ़ाना है आगे। फिर भी मैंने स्टार्ट में 2 छोटी बातें तो आपको बता दी। अगर कैजुअल वैकेंसी आ जाए रेजिग्नेशन की वजह से, रिमूवल की वजह से या डेथ की वजह से, तो उसको आप 30 दिनों के अंदर अंदर फिलअप कर लेना हर हालत के अंदर, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अच्छा, किन पर नहीं लगता बताया था? जिनका एक्सपोर्ट से जो रेवेन्यू आ रहा है वो टोटल रेवेन्यू के 75% से ज्यादा है, या फिर वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम करते हो, ठीक है जी। और अगर किसी भी व्यक्ति ने सेक्शन 148 की सेक्शन का नॉन कंप्लायंस करा, 148 का नॉन कंप्लायंस कर दिया अगर आपने, तो क्या होगा फिर? तो फिर 148 के नॉन कंप्लायंस के केस में सेक्शन 147 में जो पेनल्टीज दे रखी है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो वापस से अपन मूव कर लेते हैं, किस पर मूव कर लेते हैं? अपन मूव कर लेते हैं अपने कॉस्ट ऑडिट के मॉड्यूल की तरफ, जहां पर हमने अभी भी देखा एक फॉर्म था CRA, कौन सा 4 फॉर्म हमने लास्ट छोड़ा था, ये रहा हमारा CRA 4 फॉर्म। और इसके बाद में इसमें क्या है देखते हैं, इसके अंदर कौन सी चीजें हैं। चलिए, इसके बाद में तो मेरे हिसाब से इसमें क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। देखो शायद हाँ, ये तो आ गया ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, और इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में ये किस पे बेस्ड है? कॉस्ट ऑडिट, कॉस्टिंग पे कंप्लीटली। इसका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या कॉस्ट ऑडिट से कोई लेना देना नहीं है, समझे क्या? इसका कॉस्ट ऑडिट से कोई लेना देना नहीं है।
प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये पूरी तरीके से किस पर डिपेंडेंट है, आपकी जो कॉस्टिंग की नॉलेज है सीएमए फाइनल की या सीएमए इंटर की। लेकिन हम चूंकि कॉस्ट ऑडिट में है तो अपने को इसके क्वेश्चंस तो करने चाहिए। हाँ, तो आपको जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, पर मोटा मोटी मैं आज अपनी बात को तीसरी बार रिपीट करता हूं। ज्यादातर क्वेश्चंस या ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपको किस पे मिलेंगे, या तो फाइनेंशियल प्रॉफिट और कॉस्टिंग प्रॉफिट के रिकंसिलेशन पे मिलेंगे, या तो आपको मिलेंगे किसके ऊपर मेरे बच्चे, आपको मिलेंगे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, या फिर आपको मिलेंगे कॉस्टिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने पर। ठीक है ना, तो ये तीन ही चीजों पर आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मिलेंगे। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, वैल्यू एडिशन ये आपको कैलकुलेट करना है इसके अंदर। आगे चलते हैं किसी और क्वेश्चन में भी, तो देखें वही वैल्यू एडिशन, अर्निंग अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग, यानी वैल्यू एडिशन अर्निंग पे, प्रॉफिट पर ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ऐसे करा रखे ना, सब करेंगे, सारे क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब चूंकि हमारा मैराथन क्लास है तो मैराथन क्लास में ये तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करें, पर मैं लगभग सिमिलर जैसे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करा दूंगा, तो जिससे कि आपका काम क्या हो जाए मेरे बच्चे, आसान हो जाए। आपको ऐसा ना हो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए परेशान होना पड़े। हाँ, बट सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कोई लोड लेने का नहीं। देखो, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाओ, लाइन से वही वर्कआउट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, वर्कआउट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, मिल रहे हैं ना सारे क्वेश्चन। अब चेंज कर दिया, बस 8 ही क्वेश्चन है, फिर केस स्टडीज है छोटे मोटे इन्होंने, और 2-4 केस स्टडी डाले, तो इनमें से भी अपन 1-2 केस स्टडीज को लेंगे। ठीक है, लेकिन कराऊंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो हमें करने पड़ेंगे, उसके बिना हमारा काम नहीं हो पाएगा कुछ, उसके बिना हम कैसे आगे चलेंगे। तो हम लोग अब जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, और उसके बाद में हम आपको लेकर जाएंगे कौन सी यूनिट पर, उसके बाद में हम आपको लेकर जाएंगे कॉस्ट ऑडिटर के ऊपर। राइट, देखो इसीलिए मैंने आपको पीछे कहा था कि कॉस्ट ऑडिटर के राइट्स एंड ड्यूटीज, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, रिमूवल, रेजिग्नेशन पे हमें आगे बात करनी है, इसलिए पीछे नहीं पढ़ाया था, क्योंकि अलग से पूरी एक यूनिट है ना हमारे पास कॉस्ट ऑडिटर की, उसमें हम डिस्कशन करेंगे कॉस्ट ऑडिटर के बारे में। तो जो है क्वेश्चन आंसर सेशन पे जाने के बाद में वहां जाएंगे। ठीक है,